तो शुरू करते हैं। Good evening, everyone, faculty members, dear BA trainees, and our viewers on YouTube. I myself, Dr. Apsara Ansari, BA Division SCRT, welcomes you all in our extension lecture series based on perspective on constructivism implications for classroom. For this session, we have today our renowned scholar and educationist, Dr. Arshad Ikram Ahmed from Department of Educational Studies, Jamia Millia Islamia. For today's session, I would like to welcome Dr. Muhammad Zamir, Principal BA Division, to formally introduce our guest speaker and moderate the session. So over to you, sir. Thank you. Thank you, Apsara. Thank you so much. Welcome, Dr. Arshad Ikram Ahmed, for sparing time to talk to our students and the viewers. Dr. Arshad Ikram Ahmed का मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे लूं जो मेरी जिम्मेदारी है. डॉक्टर अरशद इकराम अहमद एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल स्टडीज जामिया मिलिया इस्लामिया. जामिया मिलिया इस्लामिया जो रिसेंटली उसको A++ रैंक मिला है नाक से, और इसको इंडिया की बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी कंसीडर किया गया है. आप उसमें एसोसिएट प्रोफेसर हैं, लेकिन आपकी जर्नी एज ए TGT इंग्लिश शुरू हुई थी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, जिसमें आपने 8 साल अपनी सर्विसेज दी और अपना लोहा मनवाया. और आप स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर थे अपनी सिंप्लिसिटी, संजीदगी और जो कंसर्न आपका स्टूडेंट्स की तरफ रहता था. उसके बाद आपका डाइट में जर्नी शुरू हुई. आप लेक्चरर रहे यहाँ 8 साल तक, और आपने कई सब्जेक्ट्स जो है उन पे बातचीत करी स्टूडेंट से और वो सब्जेक्ट पढ़ाए. उसके बाद आपने SCRT में डाइट में रहते हुए काफी बड़े काम किए. जैसे हमारे यहाँ 26 किताबें जब लिखी गई थी स्कूल एजुकेशन के लिए, तो आपने उनका ट्रांसलेशन किया उन किताबों का. ये बहुत बड़ा काम था उर्दू में. और इसके अलावा यहाँ लाइफ स्किल पर जो काम हुआ था, जिसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे सराहा गया, उसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान था. उसमें भी आपने बहुत मन से काम किया और आपके काम को सराहा गया. अभी आप जिस डिपार्टमेंट में हैं, उस डिपार्टमेंट में हमारे B.Ed के स्टूडेंट्स हैं, उनको ज्यादा जानना जरूरी है कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल स्टडीज, जिसमें आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, यहाँ M.Ed, MA इन एजुकेशन, MA इन एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, MPhil, PhD, ये तमाम कोर्सेज वहाँ होते हैं, जिसमें आप कई पेपर जो है वो पढ़ा रहे हैं. लैंग्वेज एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन. और जब आप फ्यूचर में कभी अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाना चाहेंगे, PhD MPhil करना चाहेंगे, तो आपके लिए ये इंडिया का बेस्ट डिपार्टमेंट में से है, जहां आपको अरशद साहब से मुलाकात होगी और आप वहां आपको पढ़ाएंगे. तो आपने इन डिपार्टमेंट में रहते हुए भी तकरीबन 10 लोगों ने आपके अंडर में MPhil की डिसर्टेशन की है. 6 लोग PhD आपके अंडर में कर चुके हैं. और इसके अलावा आपने इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन के साथ 2 बड़े प्रोजेक्ट किए हैं UNFPA के साथ. ये भी आपके क्रेडिट में जाता है. और सबसे अच्छी बात है कि बहुत अच्छे इंसान है, और ये मेरी खुशनसीबी है कि अरशद साहब के साथ मैंने काम किया है जब मैं 2002 में प्रिंसिपल बना था. और उस वक्त इत्तेफाक से हम रहते भी एक ही इलाके में हैं, तो हम दोनों साथ जाया करते थे. और जो 62 किलोमीटर का जो सफर था, हम एक साथ तय करते थे, आने में 62 किलोमीटर और जाने में. तो उस दौरान जो हमारी चर्चा हुआ करती थी, उस चर्चा में मैं अरशद साहब की सादगी और आपकी जो थॉट्स हैं एजुकेशन से लेके वो सुनने को मिलता था. मैं बड़ा प्रभावित होता था आपसे. और मैं ही नहीं, बल्कि जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हमारे SCRT में रहे, जिन्होंने काम किया है, वो उनको बखूबी जानते हैं और उनके ख्यालात से बखूबी वाकिफ है. तो मैं अब ज्यादा वक्त नहीं लूंगा. मैं अरशद साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आज के टॉपिक पर बातचीत करें, और हमारा दोनों ही भाषा में बातचीत होगी. बल्कि अब एक नई भाषा निकल आई है, क्योंकि आप भाषा के वो हैं स्कॉलर, कि एक भाषा है जो अंग्रेजी वाला भी समझ लेता है, हिंदी वाला भी समझ लेता है, उर्दू वाला भी समझ लेता है, और आप तीनों ही भाषा के माहिर हैं. तो मुझे उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स को आप जिस भाषा को इस्तेमाल करेंगे, उसमें हर भाषा के स्टूडेंट्स को समझ में बात आएगी. तो ओवर टू डॉक्टर अरशद इकराम.
आपको सॉरी आपको बता दिया गया है जिस टॉपिक पर बातचीत करनी है। अरशद साहब फिर आपको टॉपिक दोबारा बता देंगे और हिंदी में भी बता देंगे कि इसका क्या मतलब। जी अरशद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जमीर भाई। इसमें कोई शक नहीं कि 8 सालों का जो सफ़र डाइट का था, डाइट घुमनगढ़ा में मैंने काम किया, फिर राजेंद्र नगर में, और फिर आर के पुरम और SCRT में। तो जाहिर है कि जो लर्निंग वहाँ पर हुई वो अपने आप में बेमिसाल लर्निंग थी, और आज शायद उसी कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। बहरहाल आज ये मौका SCRT की तरफ से मुझे मिला कि मैं कंस्ट्रक्टिविज्म के पर्सपेक्टिव पर आपसे बातचीत करूं। कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को जितना रोचक दिलचस्प बनाया जा सके मैं बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि एक जो एप्टीट्यूड इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में ज़रूर होगा उसको ऑगमेंट किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके। जाहिर है कि एप्टीट्यूड को डेवलप नहीं किया था, एप्टीट्यूड को ऑगमेंट किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। तो बहुत बुनियादी बातें कंस्ट्रक्टिविज्म को लेकर के, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि ये टर्म बहुत फैशनेबल है, और फैशनेबल टर्म बन करके हम इसको बड़ी बड़ी मीटिंग्स में यूज़ तो करते हैं, लेकिन इसकी रूह से, इसकी आत्मा से हम वाकिफ नहीं होते हैं। तो इसको समझने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि डॉक्टर अफसरा अंसारी हमारी मदद करेंगी स्लाइड में। तो ये आज का टॉपिक है, पर्सपेक्टिव्स ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म, इम्प्लीकेशन फॉर क्लासरूम टीचिंग। सबसे पहला सवाल ये होता है, क्योंकि बहुत सारे एजुकेशनिस्ट हैं ये क्वेश्चन उठाते हैं, रेस करते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म को अगर एक फिलॉसफी के तौर पे देखा जाए तो उसके बहुत क्रिटिक हैं। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म को एक फिलॉसफी के तौर पर अगर हम यूज करें तो हम ये मान के चलते हैं कि हर लर्नर कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज है। अगर फिलॉसफी की हैसियत से नहीं बल्कि एक लर्निंग थ्योरी की हैसियत से यूज करें तब भी हम ये मान के चलते हैं कि हर लर्नर एक कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज है और टीचर का रोल फैसिलिटेटर का है। लेकिन जो साइंटिफिक इंक्वायरी पे यकीन करने वाले लोग हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, उनका मानना यह है कि अगर हर इंडिविजुअल की नॉलेज अगर ऑथेंटिक है, लेजिटिमेट है, तो फिर रिगरस जो रिसर्च होती है साइंस में उसकी क्या जरूरत है। तो उसकी फिलॉसफी को लेकर के बहुत सारे एतराजात हैं, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन हाँ, कंस्ट्रक्टिविज्म को एक पेडागोजी के तौर पे जब देखा जाए तो ये खूबसूरत लर्निंग थ्योरी बन जाती है और जिसका क्लासरूम इम्प्लीकेशन यकीनी तौर पर बढ़ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कंस्ट्रक्टिविज्म है क्या। कंस्ट्रक्टिविज्म बेसिकली कैसे लोग जो हैं नॉलेज को एक्वायर करते हैं, और वो नॉलेज जो रियलिटी बेस्ड होती है, और ये नॉलेज तभी हो सकती है, तभी कॉन्स्ट्रक्ट की जा सकती है सोशल कॉन्सेंसस से। अब कॉन्स्ट्रक्टिविज्म के अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो पियाजे, ब्रूनर, जॉन डूवी, ये वो लोग हैं जिन्होंने कॉन्स्ट्रक्टिविज्म पे बड़ा काम किया, और वाइगोट्स्की का भी काम अपने आप में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। और 2005 का NCF अगर हम देखें, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, तो बेसिकली ये दो मॉडल्स पर बेस्ड है। नंबर 1 पियाजेशियन मॉडल और नंबर 2 वाइगोट्स्कियन मॉडल। यानी 3 तरह के जब कंस्ट्रक्टिविज्म की हम बात करेंगे तो उनमें से एक कंस्ट्रक्टिविज्म को, जिसको कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं कौन? पियाजे। और दूसरा सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वाइगोट्स्की। तीसरा रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म है जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन कोई भी थ्योरी हवा में ऐसे नहीं प्रोपाउंड की जाती है, उसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है। काफी दिनों तक किसी इशू पर चर्चा परिचर्चा होती है तो एक नई थॉट जन्म लेती है। अगर इसके बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो पॉलो फ्रेरे का नाम आपने जरूर सुना होगा। पॉलो फ्रेरे ने अपनी किताब पेडागोजी ऑफ ऑपरेस में क्रिटिकल पेडागोजी की भी बात की, और NCF 2005 में क्रिटिकल पेडागोजी का भी बड़ा जिक्र है। पॉलो फ्रेरे दरअसल
कंटेम्प्रेरी एजुकेशन सिस्टम से सहमत नहीं थे, एग्री नहीं करते थे। वजह क्या थी कि बैंकिंग सिस्टम का उन्होंने नाम दिया कि कंटेम्प्रेरी एजुकेशन सिस्टम बैंकिंग सिस्टम पर बेस्ड थी, यानी टीचर अपनी नॉलेज को स्टूडेंट्स के माइंड में थोपता है, इम्पोज करता है, और वो ये मान के चलता है कि स्टूडेंट्स नो नथिंग, बच्चों को कुछ नहीं आता। तो ऑन दिस प्रीटेक्स्ट दे प्रोसीड, और जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनकी इंडिजिनस नॉलेज को इग्नोर कर देते हैं। हर बच्चा अपनी एक इंडिजिनस नॉलेज लेकर के आता है, उसी नॉलेज को एक्सप्लॉइट करके, यूटिलाइज करके हम नए ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली पॉलो फ्रेरे के अनुसार उस जमाने के टीचर्स और शायद आज भी नहीं करते। हम उनके माइंड को एम्प्टी वेसल्स मानते हैं और उनके डिपॉजिट करते हैं अकाउंट को, किससे? अपने नॉलेज। तो पॉलो फ्रेरे ने कहा कि ये जो बैंकिंग सिस्टम है वो ठीक नहीं है, इसलिए उसने एक अल्टरनेट दिया, प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन का, कि हम प्रॉब्लम दें स्टूडेंट्स को और उनको वो स्कोप और स्पेस दें ताकि वो क्रिटिकली थिंक कर सकें। और यहीं से क्रिटिकल पेडागोजी ने जन्म लिया। क्रिटिकल पेडागोजी है क्या? बेसिकली यही कि बच्चों को सिर्फ व्हाट और हाउ तक सीमित ना रखें, बल्कि व्हाई, क्यों, ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चनिंग करने की उनकी आदत हो, यहाँ तक कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको चैलेंज करने का उनको अधिकार मिल जाए, वो ऑटोनॉमी और फ्रीडम मिल जाए। और जब बच्चे ऐसा करने लगते हैं तब नई नॉलेज के कंस्ट्रक्ट करने का एक रास्ता साफ हो जाता है। इसी भूमिका में हम आगे बढ़ते हैं। आपने जरूर इवान इलिच का नाम सुना होगा। इवान इलिच ने भी, he was also not satisfied with the contemporary education system. इवान इलिच ने डी स्कूल सोसाइटी को विजुअलाइज किया। डी स्कूल, डी एक प्रीफिक्स है, यानी विदाउट। स्कूल से बहुत उम्मीदें थी कि बाहर जो बहुत सारे क्लासेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारे क्लास हैं, कास्ट बेस्ड क्लासेस हैं जिनको सोशल क्लास बोलते हैं, इकोनॉमिक क्लास है, अपर क्लास है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। स्कूल क्या था? स्कूल इसलिए बनाए गए कि यूनिफॉर्म में सारे बच्चे एक यूनिफॉर्म में आ जाएं और सब बच्चे उस यूनिफॉर्म में एक हो जाए। बाहर के जो क्लासेस हैं उनसे बिल्कुल बरक्स एक क्लास बन जाए। स्कूल क्लास की बात की गई। सोशियोलॉजी में हम तीन तरह के क्लासेस की बात करते हैं। एक सोशल क्लास जो कास्ट बेस्ड होता है, एक इकोनॉमिक क्लास जो मनी है, पोजीशन है, उसके बेस पर क्लास बनता है, इकोनॉमी के बेस पर बनता है, और तीसरा स्कूल क्लास। तो स्कूल क्लास से उम्मीदें थी कि बाहर जो क्लासेस एग्जिस्ट हो रही हैं वो डिसमेंटल हो जाएंगी स्कूल में जब बच्चे आएंगे। बट इंस्टेड ऑफ डिसमेंटलिंग द क्लासेस which are existing outside the walls of the schools, in the school we are creating more classes within a class. ये सबसे बड़ी विडंबना थी कि हम एक ही क्लास में बच्चे को कहते हैं कि ये सुपर एबिलिटी चाइल्ड है, ये अबव एवरेज है, ये बिलो एवरेज है, ये एवरेज है, ये चाइल्ड प्रोडिजी है। तरह तरह की हम लेबलिंग करते हैं। इवान इलिच कहते हैं कि जब हम लेबलिंग करने लगते हैं तो एलिनेशन के स्कोप बढ़ जाते हैं, वो बच्चा मार्जिनलाइज्ड रहता है। एक दिन में बच्चा ये नहीं कहता कि मैथ्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। 8 साल तक जब लगातार टीचर्स उसको लेबल करते हैं, तुमको टेबल नहीं आता, तुमको काउंटिंग नहीं आती, तुमको फ्रैक्शन नहीं आता, तो 10th पास करने के बाद अपनी माँ से बड़ी मासूमियत के साथ वो कहता है कि मुझे 11th साइंस में नहीं जाना क्योंकि मेरी मैथ्स नहीं अच्छी है। तो वो कसूरवार कौन हुए? हम टीचर्स हुए। क्यों? क्योंकि हमने उसके जो कंफ्यूजन्स थे, जो उसके जहां उसका स्किप ग्रेडियंट था, उसको टच किया। कॉन्स्ट्रक्टिविज्म इन्हीं तमाम स्किप ग्रेडियंट और वो तमाम चीजें जो बच्चों को मार्जिनलाइज करती है, उनसे बचने का एक स्रोत है, एक रिसोर्स है, जिसको एक रिसोर्स के तौर पर हम यूज कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सोशल कॉन्स्ट्रक्टिविज्म को क्लासरूम में कैसे यूज करें। ये सेकंड स्लाइड आप देख रहे हैं कि जो कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट नॉलेज है वो शेयरिंग वाली नॉलेज होती है, जिसमें स्टूडेंट, टीचर और दूसरे जो क्लास के मेंबर्स हैं एक दूसरे को शेयर करते हैं। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि जब कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी के तहत स्टूडेंट्स यानी लर्नर्स कॉन्स्ट्रक्टर्स ऑफ नॉलेज बन जाते हैं, तो फिर टीचर्स अगर फैसिलिटेटर्स हैं तो उनका रोल तो मिनिमाइज हो गया,
उनका तो रोल ज्यादा नहीं रहा, यानी स्टूडेंट्स ज्यादा बड़े हो गए। ऐसा नहीं है, टीचर का रोल और चैलेंजिंग रहता है। मैं अक्सर मिसाल ये देता हूँ कि एक रूम अगर बनाना है, कमरा अगर कमरे का निर्माण करना है, तो हमें क्या चाहिए होता है? हमें सीमेंट चाहिए, हमको रॉड्स चाहिए, हमको ब्रिक्स चाहिए, हमको वुड्स चाहिए और दूसरे मोर्टर चाहिए, ताकि एक अच्छा रूम बन सके, एक अच्छा कमरा या एक अच्छी बिल्डिंग बन सके। लेकिन अगर क्वालिटी रॉ मटेरियल नहीं हुआ तो जाहिर है कि वो जो रूम कंस्ट्रक्ट होगा या जो बिल्डिंग बनेगी, तो वो ड्यूरेबिलिटी पर उसके क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। यही काम टीचर का है। टीचर जब इंफॉर्मेशन देता है, क्वालिटी इंफॉर्मेशन देता है, क्वालिटी नॉलेज प्रोवाइड करता है, तो उसको बच्चे प्रोसेस करते हैं, उनके माइंड में एक प्रोसेसिंग होती है और इसी तरीके से नए नॉलेज का निर्माण करता है। तो रोल किसका वो इंपॉर्टेंट। अगर टीचर, हमारी टीचिंग में वो पैनापन नहीं है, अगर हम अपने आप को रिफ्रेश नहीं करते, अपनी नॉलेज को रिफ्रेश नहीं करते, तो जाहिर है कि जो इन्फॉर्मेशन हम देंगे, जो इन्फॉर्मेशन जिसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं, जो देंगे, उस रॉ मटेरियल जो कि बहुत ड्यूरेबल नहीं होगा, उससे जो नॉलेज कंस्ट्रक्ट की जाएगी, उस पर, उसकी लेजिटिमेसी पर क्वेश्चन मार्क। जॉन डूवी ने इसीलिए तो कहा था, इफ वी टीच टुडे व्हाट वी टॉट यस्टरडे, वी विल रॉब आवर चिल्ड्रन ऑफ देयर टुमारो। यदि हम वही पढ़ाते हैं जो हम कल तक पढ़ाते रहे, आज भी वही पढ़ाते हैं जो कल तक पढ़ाते रहे, ऐसा करके हम बच्चों को उनके सुनहरे भविष्य से वंचित रखेंगे। तो एज टीचर्स हम क्या हुए? क्रिमिनल्स हुए। क्यों? क्योंकि हमने बच्चों के भविष्य के साथ मजाक किया, सिर्फ इस वजह से कि हम लेथार्जिक एटीट्यूड था, हमने नई नॉलेज को समझने की कोशिश नहीं की। We did not have courtesy to refresh our own knowledge. We are not aware of the happenings around the world. दुनिया में जो इनोवेशंस हो रही हैं, एजुकेशन में जो इंटरवेंशंस हो रहे हैं, उनसे अपने आप को अपडेट नहीं किया। नतीजा क्या हुआ कि हम लकीर का फकीर बन करके वही एज ओल्ड नॉलेज को बच्चों को देते रहे, जिससे बच्चों के अंदर क्या हुआ कि वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल डेवलप नहीं हो पाई, जो शायद कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का एक तकाजा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। अब हाउ टू यूज कंस्ट्रक्टिविज्म एज पार्ट ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजी। सवाल ये उठता है कि टीचिंग स्ट्रेटेजी के तौर पर कैसे हम इसको यूज करें। हमें अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज करना आना चाहिए, ताकि वो उनको ऑटोनॉमी दें, उनको वो इनिशिएटिव खुद लें, बच्चे खुद इनिशिएटिव लें। इनिशिएटिव किस तरह का? एकेडमिक इनिशिएटिव भी हो सकता है, और को स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज में भी इनिशिएटिव लें, तो उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है और क्वेश्चनिंग करने का उनके अंदर एक कल्चर पैदा होता है। एक जमाना था जब हम कल्चर ऑफ साइलेंस को प्रमोट करते थे। बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल में बहुत नीट एंड क्लीन हुआ करते थे। कॉरिडोर में एक बहुत खूबसूरत बच्चे की तस्वीर होती थी, उसके मुंह पर उंगली होती थी और नीचे लिखा रहता था SH डॉट डॉट डॉट, कीप क्वाइट, यानी साइलेंस। कल्चर ऑफ साइलेंस को प्रमोट करते थे। लेकिन आज कल्चर ऑफ साइलेंस से हम क्लासरूम नॉइज की तरफ बढ़ गए। कल्चर ऑफ साइलेंस नहीं अच्छा माना जाता। अगर टीचर बार बार कहता है कीप क्वाइट, तो बाय डूइंग सो ही विल बी क्वाइटनिंग द स्पिरिट ऑफ द चिल्ड्रन। वो बच्चों के स्पिरिट को, उनके जोश को ठंडा कर रहा है, शांत कर रहा है, जबकि हमको क्लासरूम नॉइज को प्रमोट करना है। अब आप ये सवाल करेंगे नॉइज, कैसी नॉइज? वो नॉइज जहां हर बच्चा आतुर हो, उसके अंदर एक जिज्ञासा हो, उसके अंदर एक जस्तजू हो सवाल पूछने की, वो ऑटोनॉमी उसको दी जाए। वो खुद से जब सेल्फ लर्नर होता है और इनिशिएटिव लेता है और फिर सवाल करता है, तो ये जो क्लासरूम नॉइज, जब एवरी स्टूडेंट इज जंपिंग ऑन हिज और हर फीट टू आस्क क्वेश्चन, ये क्लासरूम नॉइज आज की डेट में अप्रिशिएट किया जाता है। यही कॉन्स्ट्रक्टिविज्म का एक खूबसूरत प्रमाण है, अगर क्लासरूम में ऐसा हो रहा है तो। और ये कैसे हो सकता है? जब डिस्कशन होगा और उसमें क्वेश्चनिंग होगी और स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्स करने की, हर बात पर रिस्पॉन्स करने की इजाजत होगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब कैसे टीचर यूज कर सके? जैसा कि मैंने बताया कि कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में स्टूडेंट को क्वेश्चन करने के लिए उनके अंदर वो इंटरेस्ट डेवलप करना कि एक तो सबसे पहले रुचि, जो कंटेंट आप ट्रांजैक्ट कर रहे हैं उसमें उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो, और जब इंटरेस्ट पैदा होगा तो लामुहाला उनके अंदर एक क्यूरोसिटी होगी उसको जानने की, और उसमें जो चीज समझ में नहीं आती उससे
रिलेटेड क्वेश्चन पूछने की। तो अब पूरा डिस्कोर्स हमारा बदल जाता है, इंटरैक्टिव लर्निंग की तरफ हो जाता है। टीचर सेंट्रिक क्लास के बजाय स्टूडेंट सेंट्रिक क्लास या लर्नर सेंट्रिक क्लास बन जाती है, जहां डायलॉग एक पेडागोजिक स्ट्रेटेजी बन जाती है, जहां टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में डायलॉग हो। और शायद अगर हम क्लासरूम को एक लर्निंग इकोसिस्टम माने, इकोसिस्टम, यहाँ साइंस के भी बच्चे बैठे होंगे, वो इकोसिस्टम के बारे में जानते होंगे। इकोसिस्टम जो बाहर है उसके बारे में जानते हैं कि इकोसिस्टम दो कंपोनेंट पे, दो तरह के इकोसिस्टम होता है। एक दो कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक और अबायोटिक, और दो तरह के इकोसिस्टम आमतौर पर मिलता है। एक तो है नेचुरल इकोसिस्टम, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एक पॉन्ड है जो बहुत स्टिंग करता है, उसमें से बदबू आती है, लेकिन एक फिश उसमें रहती है। लेकिन उस गंदे पानी में, जिसको हम गंदा कहते हैं, जो स्टिंग भी करता है बदबू भी करता है, वो मछली अभी 10 दिन पहले छोटे साइज की थी, उसका साइज बड़ा होता है। लेकिन एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम एक्वेरियम की शक्ल में हम देखते हैं, हम उसमें रोज पानी बदलते हैं, रोज अच्छी डाइट भी देते हैं, गज़ा भी देते हैं, मछलियां बहुत सुंदर भी लगती हैं, लेकिन वो बड़ी नहीं होती, उनका साइज 1 महीने पहले जितना था वही रह जाता है। तो इसका मतलब वो आजादी उसको नहीं मिली, आपने कैद कर लिया एक्वेरियम में, बावजूद इसके कि आप सब कुछ बहुत आर्टिफिशियल तरीके से दे रहे हैं। क्लासरूम को अगर लर्निंग इकोसिस्टम मानेंगे तो हमको नेचुरल इकोसिस्टम, जहां पर बच्चों को स्पेस मिले, ऑटोनॉमी मिले, फ्रीडम मिले, जहां अपनी बात कह पाए, खुल करके कह पाए, दे शुड फील एट होम इन द क्लासरूम। तभी कंस्ट्रक्टिविज्म को एक क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस के तौर पर यूज किया सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब सवाल ये उठता है कि कंस्ट्रक्टिविज्म के टाइप्स क्या हैं। अगर देखा जाए तो 3 हिस्सों में कंस्ट्रक्टिविज्म को डिवाइड किया गया। एक कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म है, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था, जिसके पैरोकार एडवोकेट पक्षधर पियाजे हैं, क्योंकि पियाजे ने पूरी कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट की बात, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की, और उन्होंने कहा कि लर्नर इसमें इंपॉर्टेंट है। मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, यस सर। दूसरा सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, जैसा कि मैंने बताया, वाइगॉट्स्की इसके पैरोकार हैं, कि जहां पर स्कैफोल्डिंग की भी जरूरत होती है, सपोर्ट की जरूरत होती है। विदाउट सपोर्ट लर्नर आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन सपोर्ट उतना ही जितनी उसको जरूरत, ये नहीं कि स्पून फीडिंग की उसकी आदत पड़ जाए। तीसरा जो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म है, जाहिर है जो रेडिकलिस्ट हैं उन पर हमेशा सवाल होता है। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं कि हर लर्नर की नॉलेज ऑथेंटिक होती है, इस पर क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। अब सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, सबसे पहले हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इंटरैक्शन के थ्रू, जब हम आपस में, जैसा कि मैंने लर्निंग इकोसिस्टम के तौर पे क्लासरूम को देखा, तो इकोसिस्टम में क्या होता है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बीच में इंटरैक्शन होता है। इंटरैक्शन अगर अच्छा होता है तो वो इकोसिस्टम ज्यादा फलता फूलता है। इसी तरीके से क्लासरूम में अगर इंटरैक्शन होता है, बढ़िया क्वालिटी इंटरैक्शन स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में हो, तो जाहिर है कि जो कल्चरल कंस्ट्रक्टिविज्म है वो प्रमोट पाता है, जिसमें नई लर्निंग डेवलप होती है, चाहे वो लैंग्वेज को लेकर के हो, मैथमेटिक्स को लेकर हो, साइंस को लेकर हो, सोशल साइंस को लेकर हो। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की नजर में एम्फेसिस क्या होता है, इंटरेक्शन के ऊपर होता है, कि जहां पर इंटरेक्शन हो, इंटरेक्शन भी क्वालिटी इंटरेक्शन हो, जितना इंटरेक्शन होगा। और आज सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम जब सोशलाइजेशन की बात करते हैं, कि सोशलाइजेशन क्या है, समाजीकरण। तो समाजीकरण में आपने सोशियोलॉजी में जरूर पढ़ा होगा कि आज की डेट में कभी कभी मेरे मन में ये सवाल उठता है कि हम रोजाना बात करते हैं किसकी, क्या कहते हैं, साक्षरता अभियान की, कि जो लोग निरक्षर हैं उनको साक्षर किया जाए। मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया जो है बाइनरी अपोजिशन पर बेस्ड है, और सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी हालात की सितमजरीफी या आयरनी अगर कही जाए तो वो ये है कि जितने हाईली एजुकेटेड हम होते जाते हैं उतना ही हम सोशली इलिटरेट होते जाते हैं। आप देखिए गांव में जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, अगर आप चले गए किसी गांव में और पूछा आपने कि किशोर कुमार के पास जाना है, तो वो पूछेगा किशोर कुमार कौन वाले, राम प्यारे के बेटे या राम मनोहर के बेटे, तो फौरन बताना अच्छा वो पीपल के पेड़ के नीचे रहते हैं। लेकिन अगर शहरों में आप जाएं, तो अगर आप बड़े बड़े अपार्टमेंट में जाएं, गलती से 105 नंबर के बजाय 106 नंबर पे आपने बेल रिंग कर दी, और वो सीए का घर है, 105 डॉक्टर का घर है, बहुत मशहूर सर्जन है,
तो वहां पर वो निकल के गुस्से में आते हैं कि सामने बोर्ड नहीं देख रहे आप, यहाँ पर स्टूपिड आप बेल रिंग कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटरेक्शन नहीं है। इंटरेक्शन ना होने की वजह से हमारे बीच में सोशलाइजेशन की कमी आ गई है। तो हम हाईली एजुकेटेड तो कहे जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोशली इलिटरेट होते हैं। तो ये इंटरेक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब कॉन्स्ट्रक्टिविज्म सोशल साइंस में कैसे यूज किया जाए? सवाल ये उठता है कि सोशल साइंस में कॉन्स्ट्रक्टिविज्म को कैसे यूज करें। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात की गई, कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग की बात की गई। तो जितना ही कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी उतनी ही क्रिएटिविटी हमारी बढ़ेगी। जाहिर है कि हमारी फैमिली एक क्या है, एक प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है, स्कूल सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है। स्कूल आते हैं, जितना हमारा कोलैबोरेशन होगा, जितना हमारा ग्रुप वर्क होगा, पेयर वर्क होगा, पीयर लर्निंग होगी, उतना ही हम अलग अलग पेरेंटिंग और अगर अलग अलग स्कूलिंग से आए हुए बच्चों को समझ सकेंगे और शेयर्ड मीनिंग निकाल सकेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब क्लासरूम में कैसे हम देखें कि लर्नर जो है उसकी नॉलेज जो है वो पैसिवली नॉलेज को नहीं एक्वायर कर सकता जब तक वो एक्टिव नहीं होगा। एवरी इंडिविजुअल शुड बी एन एक्टिव लर्नर। और यही वजह है कि लर्निंग स्ट्रेटेजी हर लर्नर की अलग अलग होती है, लर्निंग स्टाइल भी हर लर्नर की अलग अलग होती है। हर लर्नर जो है प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज या स्कीमा लेकर के, जिसकी पियाजे बात करते हैं। स्कीमा क्या होता है? जैसे मिसाल के तौर पर मेरे मन में यह है, एक स्कीमा है कि 5 फीट 8 इंच से टॉल जो भी लड़की होगी, जिसके ब्लॉन्ड हेयर होंगे, जिसके ब्लू आईज होंगे, जिसका फेयर कंप्लेक्शन होगा, वो जर्मनी की होगी। ऐसी कोई स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट मेरे रूम में आती है, क्लासरूम में आती है, और मेरे मन में वही स्कीमा काम करता है कि अच्छा शायद ये जर्मनी की है। लेकिन जब वो हिंदी में बात करती है और हिंदुस्तानी नजर आती है तो स्कीमा हमारा रिजेक्ट हो जाता है। तो स्कीमा बेसिकली प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है, जिसके बेस पे हम नए कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। वो अक्सर एक्सेप्ट भी होता है और कभी कभी वो रिजेक्ट भी होता है। तो कॉन्स्ट्रक्टिविज्म को क्लासरूम में जब हम यूज करते हैं तो बच्चों के पास ये मान के नहीं चलना, जैसा कि पॉलो फ्रेरे ने कहा था कि टीचर्स बैंकिंग सिस्टम के तहत ये मान के चलते हैं बच्चों को कुछ नहीं आता और वो अपनी नॉलेज को डिपॉजिट करते हैं उनके माइंड में। ऐसा नहीं है। हर बच्चा इंडिजिनस नॉलेज अपना अपना स्कीमा लेकर के आता है। उस स्कीमा, बाय वर्च्यू ऑफ दोज स्कीमास वी कैन हेल्प देम प्रोड्यूस न्यू नॉलेज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब एग्जाम्पल क्या हो सकता है? रेसिप्रोकल टीचिंग लर्निंग हो सकती है। 2 या 2 से अधिक बच्चे हो सकते हैं जो आपस में मिल करके किसी इश्यू पर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करने की बात की गई। और जैसा कि एक बात मैं बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चंस को क्रिएट करना खुद से और उनका आंसर ढूंढना, खुद से भी आंसर ढूंढना, और जो हमारे मेंटर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, या हमारे जो ग्रुप के लीडर्स हैं, उनके साथ बहस करना, डिस्कशन करना, चर्चा परिचर्चा करना, और उन सब के पीछे कहीं ना कहीं एक रिसर्च विजन जरूर हो। ऐसा नहीं कि जो पीएचडी करते हैं उन्हीं के पास रिसर्च विजन होता है। हर बच्चे के पास एक सर्चिंग और रिसर्चिंग माइंड होता है और वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू होता है। जितने अच्छे ऑब्जर्वर हम होंगे उतना ही हमारे अंदर रिसर्च का विजन होगा, और वो रिसर्च विजन जब होगा तो हम जाहिर है कि इंक्वायरी करने लगेंगे, हर चीज की इंक्वायरी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अभी मैं उसकी सोशल साइंस टीचिंग की बात कर रहा था। डेल्टा ज्योग्राफी के टीचर पढ़ा रहे हैं, उन्होंने ट्रिब्यूटरी पढ़ाया और डेल्टा पढ़ा। बच्चा मैथमेटिक्स भी पढ़ करके आया है, वहां भी डेल्टा पढ़ा। अब उसका स्कीमा डेल्टा वाला वो मैथमेटिक्स वाला है, ज्योग्राफी के टीचर डेल्टा पढ़ा रहे हैं। जाहिर है कि ज्योग्राफी के टीचर को कहीं ना कहीं इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टीडिसिप्लिनरी या ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच का यूज करके उस डेल्टा के बारे में भी बताना है। वाटर अगर बायोलॉजी का टीचर पढ़ा रहा है तो वाटर को केमिस्ट्री में कैसे डिफाइन करते हैं, वाटर का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है, इसकी भी जानकारी हम टीचर्स को होनी चाहिए। तभी हम क्लास में एक अच्छा प्रारूप पेश कर सकते हैं जहां बच्चों को रेसिप्रोकल टीचिंग और लर्निंग, यानी आपस में, रेसिप्रोकल का मतलब एक दूसरे से हम शेयर करें, एक दूसरे के साथ बाहमी तौर पर गुफ्तगू करें, बातचीत करें, और इसको टीचिंग करने का है। टीचर अच्छा वो है जो लर्न करता है, लर्नर अच्छा वो है जो टीच करता है। अ गुड लर्नर ऑलवेज टीच, अ गुड टीचर ऑलवेज लर्न। ये अगर चीजें आ जाएं तो समझ लिया कॉन्स्ट्रक्टिविज्म तैयार है।
नेक्स्ट स्लाइड। अब व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर डन इन कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है, इंक्वायरी मेथड मैंने बताया, क्वेश्चन आंसर मेथड हो सकता है, और हर चीज का सोल्यूशन ढूंढना देर अंदर। बच्चे ने अगर पूछा चांद में दाग क्यों है, तो पुराने जमाने में जो अनसाइंटिफिक बातें हम करते हैं कि बुढ़िया जो है चरखा चला रही है, उसी को हम बताते रहे, तो इसका मतलब वी आर लेटिंग देम ग्रो इनटू दैट। हमको पहले खुद स्टडी करना है, नई नॉलेज को एक्सप्लोर करना है, और जो अवेलेबल नॉलेज उसको रिविजिट करना है, ताकि एक नई नॉलेज के निर्माण में हम एक अहम रोल अदा कर सकें एज टीचर्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब की assumptions क्या है कि व्हाट द स्टूडेंट्स करंटली बिलीव, बच्चे क्या सोच रहे हैं किसी चीज के बारे में, वो सही है या गलत है, इंपॉर्टेंट है या नहीं है। हो सकता है कि सभी बच्चों का लर्निंग एक्सपीरियंस सेम हो, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग अलग हो सकती है। मशहूर सोशियोलॉजिस्ट डेरिडा, जिन्होंने डीकंस्ट्रक्शन की बात की, थ्योरी ऑफ डीकंस्ट्रक्शन दिया, उन्होंने कहा कि हम टीचर्स की आदत होती है कि कोई टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं और कहते हैं इसकी मीनिंग ये है, पढ़ो। तो व्हाई शुड वी इम्पोज मीनिंग ऑन अदर्स? लेट रीडर्स डीकंस्ट्रक्ट मीनिंग ऑन देयर ओन। जब हम रीडिंग करते हैं तो रीडिंग करते वक्त हमारे जो माइंड है वो ओपन हो जाता है। वो जानते हैं कि रीडिंग में हम क्या क्या चीजें करते हैं। हम इम्बाइब करते हैं, हम इन्फर करते हैं, हम डिड्यूस करते हैं, हम इंटरप्रेट करते हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं, हम डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं, को रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं जब एक टेक्स्ट को हम रीड करते हैं। तो व्हाई शुड वी इम्पोज meaning on others? Let them think on their own. Let them decipher, imbibe, or infer meaning on their own, and then they will come out with new ideas. हमने बहुत पहले एक किताब पढ़ी थी NCERT की, वर्ल्ड ऑफ ब्यूटीफुल वर्ड्स, शब्दों की खूबसूरत दुनिया, खूबसूरत शब्दों की दुनिया। और उस पोएम का मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसका जो थीम था वो यही था कि हर बच्चा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनस्कूल्ड हो, स्कूल नहीं गया है, सबके पास, हर इंडिविजुअल के पास मार्वेलस थॉट्स होते हैं। लेकिन जब हमारे पास वर्ड्स की कमी होती है, व्हेन वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, वी आर नॉट एबल टू रिलीज अवर मार्वेलस थॉट्स, वी आर नॉट एबल टू गिव वेंट टू अवर मार्वेलस थॉट्स। नतीजा क्या होता है? हम उसको इम्प्रिजन करते हैं, कैद करके रखते हैं। तो क्रिमिनल कौन हुआ? कौन हुए? हम हो गए, क्योंकि हमने लैंग्वेज को ना सीखा, जिसके बदौलत हम अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को लगातार शेयर करते रहे। और जब वो शेयर करेंगे, हो सकता है आज हमने कोई आइडिया दिया, वो सर्कुलेट होते हुए कहाँ पहुंच गया और किसी बड़े थ्योरिस्ट ने उसको पिक कर लिया और एक थ्योरी निकाल दी। हमें नहीं मालूम हमारे थॉट्स कहाँ तक जाते हैं। तो हम जो भी मीनिंग डीकंस्ट्रक्ट करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो अपने आप में बहुत मीनिंगफुल होती है। फिर मीनिंग को अंडरस्टैंड करना और कंस्ट्रक्ट करना, ये एक्टिव लर्नर की पहचान है। और इसके लिए हमको एक ऐसा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इनिशिएट करना है जहां पर हर बच्चा जो है उसकी मेंटल फैकल्टी ब्रॉडन हो और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब लर्निंग में इन्वॉल्व सम कंसेप्चुअल चेंजेस। आजकल हम ये नहीं कहते मिसकंसेप्शन, हम कहते हैं ऑल्टरनेट कंसेप्ट या अल्टरनेट कंसेप्शन। पहले हम कहा करते थे मिसकंसेप्शन। कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं कोई भी मिसकंसेप्शन नहीं होता, हर बच्चे का अपने नजरिए के हिसाब से, अपने हिसाब से वो चीजें सीखी हैं। तो कंसेप्चुअल चेंजेस आते हैं इंडिविजुअलिटी की वजह से। हर लर्नर की अपनी जो इंडिविजुअलिटी है, उसकी अपनी जो इंडिजिनस नॉलेज है, उसकी बुनियाद पर वो नई मीनिंग को कॉन्स्ट्रक्ट करता है, और उसी हिसाब से नए नए कॉन्सेप्ट्स को में चेंजेस भी आते हैं। जब बच्चा कॉन्स्ट्रक्ट करता है नई मीनिंग को, तो उसको हो सकता है कि उसको एक्सेप्टेंस ना मिले, यहाँ तक कि उसको रिजेक्शन, यानी टीचर्स अक्सर, क्योंकि हमारे जो क्लासरूम है उसमें टीचर एक अथॉरिटी की तरह काम करता है। वो अपने आप में एक अथॉरिटी, नो डाउट कहीं ना कहीं अथॉरिटी टीचर की होनी चाहिए जहां तक नॉलेज डोमेन का ताल्लुक है, लेकिन नॉट एवरी टाइम, तो वो फौरन रिजेक्ट कर देता है। जैसे द मोमेंट वी रिजेक्ट, उस मीनिंग को हम रिजेक्ट करते हैं, तो क्या होता है? वो खामोश होता है, और फिर उसके अंदर वो उत्साह, वो जोश और खरोश नजर नहीं आता। तो अक्सर होता है कि हम सब जो है, कभी कभी बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट होने के बावजूद भी, कभी कभी ऐसे
हमारे अंदर थॉट्स आते हैं जो शायद एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन उसको बहुत खूबसूरती से क्या कहते हैं नकारा जा सकता है। रिजेक्ट करने का मतलब यह है कि while doing so we are closing all the avenues for learning, ऐसा कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट का assumption है। तो लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस नहीं है, और ये इंटरडिपेंडेंस पर बेस्ड है। इंडिपेंडेंट लर्निंग तो होगी, लेकिन इंटरडिपेंडेंट, स्टूडेंट एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, टीचर स्टूडेंट पर डिपेंडेंट है, स्टूडेंट टीचर पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मेजर एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट में? जैसा कि मैंने बार बार बताया, इंक्वायरी मेथड है, क्वेश्चनिंग है, इन्वेस्टिगेशन है, सॉल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम को ढूंढने का सॉल्यूशन है, किसी भी टॉपिक को खुद से एक्सप्लोर करना है ना। टीचर ने कहा कि आज आप अपनी मर्जी से आप टॉपिक एक्सप्लोर कीजिए, तो आपने एक्सप्लोर किया, एक्सप्लोर करने के बाद उस पर अपना एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क तैयार किया, उसको प्रेजेंट किया, उस पर चर्चा परिचर्चा हुई, नए आइडियाज जनरेट हुए, और इस तरीके से पूरा क्लासरूम जो है नॉलेज रिच क्लासरूम हो जाएगा, जहां पर कंक्लूजन ड्रॉ करने की आदत, क्रिटिकल थिंकिंग की आदत, और क्वेश्चंस को भी एक्सप्लोर करने की आदत, ये सारी चीजें मेजर एक्टिविटीज हो सकती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब 5 E's क्या है? 5 E's क्या है? कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट जो है, जो ओरिजिनली देखा जाए तो उन्होंने 5 E's की बात की। आप ये सवाल कर सकते हैं, क्योंकि अब जो कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट बेस्ड जो लेसन प्लानिंग हो रही है वो इन्हीं 5 E's पर आधारित है कि सबसे पहला काम हमको क्या करना है, इंगेज करना है बच्चों को, इंगेज करना है। अब पहले कहा जाता था, जब प्लेटो ने अपनी फेमस बुक रिपब्लिक लिखी, तो उन्होंने कहा कि स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, डंडा हटा बच्चा बिगड़ा। लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट दूसरा था। वक्त के साथ साथ क्या हुआ, समाज बदला, और उन्होंने इस पर आपत्ति उठाई, और आज कॉर्पोरल पनिशमेंट तो बैन है ही, हम वर्बल अब्यूज या इमोशनल अब्यूज ऐसी भी बात नहीं कर सकते, ऐसा कोई रिमार्क्स नहीं दे सकते जिससे बच्चा उसकी लर्निंग में जो है हमेशा के लिए एक ब्रेक लग जाए। और कभी कभी होता है कि टीचर्स तो टीचर्स ही हैं, झुंझला जाते हैं, बहुत सारे राउडी बच्चे भी आते हैं, कुछ बहुत एक्टिव होते हैं, उनमें एग्रेशन बहुत होता है। तो अब सवाल ये होता है कि क्लासरूम में डिसिप्लिन मेंटेन कैसे किया जाए। तो सबसे पहले उनको एंगेज किया जाए किसी कॉन्स्ट्रक्टिव एक्टिविटी में, किसी ऐसे काम में जहां पर वो नए नॉलेज को कॉन्स्ट्रक्ट कर सके। तो एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिसका जो एप्टीट्यूड है उसी हिसाब से हमको एक्टिविटीज सिलेक्ट करनी है। थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर होता है, लेकिन हमको देखना है कि कौन से बच्चे के अंदर, क्योंकि हम एक टीचर क्या है, टीचर बेसिकली हर रोल जो दुनिया में और लोग करते हैं वो सारे रोल टीचर खुद करता है। वो कभी कभी मदर बन जाता है जब वो जबान सिखाता है, वो रिसर्चर बन जाता है, वो डॉक्टर बन जाता है, क्योंकि जो एकेडमिक एलिमेंट है उसको पहले डायग्नोस करता है, फिर रेमेडियल मेजर प्रोवाइड करता है, वो डॉक्टर बन जाता है। वो इंजीनियर भी है, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड के, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, सोशो कल्चरल बैकग्राउंड, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आए हुए बच्चे, उनकी सोशल इंजीनियरिंग करता है। सोशल इंजीनियरिंग कैसे करता है? वो ग्रुप वर्क कराता है, पेयर वर्क कराता है, पीयर लर्निंग कराता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग कराता है, तो इससे एक दूसरे के बीच में क्रॉस कल्चरल, क्रॉस लिंगुअल एक्सचेंजेस होते हैं, और इस तरीके से वो क्या कहते हैं, वो इंजीनियर बन जाता है, वो नर्स भी है, वो फ्रेंड भी है, वो मेंटर भी है, वो क्या क्या नहीं है। यानी दुनिया में जितने रोल्स, अच्छे अच्छे रोल्स जो है बाहर होते हैं, वो सारे रोल्स प्ले करता है टीचर। और उन रोल्स को अपने ध्यान में रख करके, क्योंकि 2 तरह के रोल्स होते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि आप रिसर्च भी करेंगे। रोल 2 तरह के होते हैं। एक तो प्रिस्क्राइब्ड रोल होता है, हम टीचर्स के अपने प्रिस्क्राइब्ड रोल हैं कि भाई सिलेबस ये है और ये सिलेबस 12 चैप्टर्स हैं, हमको कंप्लीट कराना है टाइम पर, ये हमारा प्रिस्क्राइब्ड रोल है। लेकिन दूसरा परसीव्ड रोल होता है, हमसे और भी आशाएं होती हैं, उन आशाओं के अनुरूप हम जब काम नहीं करते, तो बावजूद इसके कि हम अपना टाइम पर सिलेबस कंप्लीट करते हैं, लेकिन हम वो इनिशिएटिव नहीं ले पाते क्लास में जो एक चिंगारी का काम करे और सारे बच्चों के अंदर एक नई दिशा और दशा दे उनकी सोच में। तो वो टीचर कर सकता है। जमीर भाई बैठे हुए हैं, ये मैनेजमेंट के आदमी हैं, इफेक्टिव लीडर और एफिशिएंट लीडरशिप के बारे में जानते हैं कि अगर इफेक्टिव टीचर, अगर इसको लीडरशिप के बजाय टीचिंग से जोड़ दिया जाए, इफेक्टिव टीचर क्या होता है? डूइंग राइट थिंग। भाई मुझे टाइम पर आना है, सिलेबस कंप्लीट करना, मैं इफेक्टिव टीचर बन गया। लेकिन इफेक्टिव से बढ़ करके
एफिशिएंट टीचर बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है डूइंग थिंग्स राइट। चीजें अगर बिखरी हुई हैं, ऑर्डर में नहीं है, तुमको ठीक करना है। तो एफिशिएंट टीचर बनना, वो कैसे? हम बच्चों को इंगेज करें, वो एक्सप्लोर करें नई नॉलेज को, और खुद एक्सप्लोर करके खुद एक्सप्लेन करें, फिर उसको एलेबोरेट करें और फिर इवेल्युएट भी करें। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन वाली जो उनके अंदर जो 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 स्किल है, इन्वेस्टिगेटिंग स्किल जो है, वो उनकी मदद करेगी कि हर चीज को इवेल्युएट करें, उसके प्रॉज एंड कॉन्स में जाएं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 5 ईज का एक जो मॉडिफाइड रूप है वो 7 ईज पे है। बाकी सारे ईज तो ही है, लेकिन 2 ई और जुड़ गए। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिएगा एक्सटेंड लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पर टॉप पे आप देखेंगे इंगेज के नीचे इलिसिट। तो अब इलिसिट का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सेस को इलिसिट करना, नए आइडियाज को इलिसिट करना। तो इंगेज के साथ साथ पहले वो इलिसिट करेंगे, फिर एक्सप्लोर करेंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे। एलेबोरेट के बाद भी अब स्कोप है कि हम उसको एक्सटेंड करें, क्योंकि आजकल जो चीज है उसकी एक लक्ष्मण रेखा नहीं है। बियॉन्ड दैट लक्ष्मण रेखा हमको जाना है, हमको देखना है कि किस हद तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसा कि मैंने अभी कुछ एग्जाम्पल दिए थे, डेल्टा के कॉन्टेक्स्ट में, वाटर के कॉन्टेक्स्ट में, और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं जहां अलग अलग डिसिप्लिन में अलग अलग तरीके से उसको यूज किया जाता है। तो उसको एक्सटेंड करना और फिर इवेल्युएट करना, तो ये 7 ईज का कंसेप्ट है। आप ये सवाल कर सकते हैं कि ये 7 ईज में, यानी हम जो 7 ईज यूज करते हैं उसको हम कंस्ट्रक्टिविस्ट बेस्ड अगर हमको लेसन प्लान बनाना है, तो वो प्लान कैसा होगा कि इन 7 ईज के हिसाब से हम इनको यूज कर सकें। हमने एक लेटेस्ट लेसन प्लान वहाँ SCRT में यूज किया था, प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग और पोस्ट रीडिंग वाला, और उसमें यही था, कम्युनिकेटिव बेस्ड लर्निंग का था। क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट जो हैं वो कम्युनिकेशन की भी बात करते हैं कि हमारा जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जो पेंट अप फीलिंग उनकी होती है, दे आर नॉट एबल टू कम आउट विद देयर आइडियाज। क्यों? क्योंकि पेरेंटिंग कैसी होती है, जॉइंट फैमिली सिस्टम से बच्चे आ रहे हैं, कुछ न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम से आ रहे हैं, कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज के बच्चे हैं, कुछ स्मॉल टाउन से हैं। तो जाहिर है कि सबकी अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स हैं। किसी की कन्वर्जेंट लर्निंग स्टाइल है, किसी की डाइवर्जेंट लर्निंग स्टाइल है, कोई इंट्रोवर्ट है तो कोई एक्सट्रोवर्ट है। जो एक्सट्रोवर्ट है तो आउटस्पोकन है, बहुत वोकल है, हर वक्त सवाल करता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साल भर क्वेश्चंस करते हैं, जो कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम के बिल्कुल अनुरूप है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू राइटिंग इन द एग्जामिनेशन दे कट अ सॉरी फिगर, वो अच्छा नहीं करते। ऐसे बच्चे भी हैं, लेकिन ऐसे बच्चे भी हैं जो बिल्कुल साइलेंट रहते हैं, खामोश रहते हैं, पैसिव रहते हैं, जो कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम के बिल्कुल अगेंस्ट है, लेकिन when it comes to writing examination they are always topping the list, वो हमेशा टॉप करते हैं। तो ये भी देखना है वो कमी क्या है कि हमारा ये पेडागोजिक फ्लॉ है या पेडागोजिक फॉल्ट है कि हम उनको डायग्नोस नहीं कर पाए, क्योंकि हम अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाए। हमके उनके एकेडमिक एलिमेंट को हमको डायग्नोस करना है, उनके सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड को भी देखना है कि अगर वो जॉइंट फैमिली सिस्टम से हैं तो बहुत इंट्रोवर्ट होंगे, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग अलग अलग लेवल पर रोकने और टोकने वाले हैं। लेकिन एक्सट्रोवर्ट अगर होगा तो वो जाहिर है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी का होगा या न्यूक्लियर फैमिली का होगा। अक्सर मैं एक कहानी मैकडॉवेल्ट की सुनाता हूँ। एक लड़की थी जो अपने मम्मी से ये शिकायत करती थी मदर से कि सबके डैडीज लव करते हैं अपनी बेटी से, लेकिन माई डैडी डजंट लव मी, क्योंकि वो कभी करीब आते ही नहीं थे बच्ची को, ना प्यार करें ना उनसे कुछ बातें करें। लेकिन एक दिन जब वो बच्ची बीमार पड़ी तो बहुत तेज फीवर था, 107 उसके टेम्परेचर था। तो उसके डैडी रात में आए 2 बजे के करीब, तो उसको हक करते हैं, उसको चुमकारते हैं, और अचानक उस बच्ची की आंख तब खुलती है जब उसके डैडी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं उसके गाल पर। तो वो सवाल करती है अपनी माँ से कि माई डैडी ऑल्सो लव्स मी बट हिज वे ऑफ लविंग इज डिफरेंट। तो अब आप देखेंगे कि बच्चे भी इसी तरीके के होते हैं। अलग अलग पेरेंटिंग के जो बच्चे हैं, अलग अलग लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक और सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, उन सबको हमको समझना है। वो जो क्लासरूम एक डाइवर्सिटी है क्लासरूम में, उस डाइवर्सिटी को हमको समझना है। हमको एक ही तरह सबको नहीं देखना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट जो है वो लर्निंग स्ट्रेटेजी और लर्निंग स्टाइल्स की भी बात करते हैं कि अलग अलग बच्चों के जो एप्टीट्यूड होते हैं लर्निंग स्ट्रेटेजी बेस्ड और लर्निंग स्टाइल बेस्ड, उनको भी हमको डायग्नोस करना, एक्सप्लोर करना, उसके हिसाब से उनको एंगेज करने की
हमारे अंदर वो सलाहियत होनी चाहिए ताकि हम क्लास को एक ट्रूली नॉलेज रिच क्लास बनाएं, जहां पर हर दिन हर वक्त नई नॉलेज का निर्माण हो। आजकल क्यों नहीं हो पा रहा, मुझे मैथ्यू आर्नल्ड की एक पोएम याद आती है, स्कॉलर जिप्सी, आप भी पढ़िएगा कभी। स्कॉलर जिप्सी में वो अरिस्टोटल को कंस्ट्रक्टिविस्ट से हम रिलेट करके बात कर रहे हैं कि स्कॉलर जिप्सी एक बहुत मशहूर पोएम है मैथ्यू आर्नल्ड की। आप में से किसी ने इंग्लिश ऑनर्स या में इंग्लिश किया होगा, जरूर पढ़ी होगी ये पोएम। तो मैथ्यू आर्नल्ड एड्रेस करते हैं किसको, अरिस्टोटल, प्लेटो और सोक्रेटिस को, कि आप लोग ग्रेट थे, हम ग्रेट क्यों नहीं है, आप नई नई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते थे, हम क्यों नहीं कर पा रहे। तो वो लिखते हैं, ओ बॉर्न इन अ डेज when wits were fresh and clear and life ran gaily as the sparkling Thames before this strange disease of modern life with its sick hurry and its divided aims। तो अरिस्टोटल, प्लेटो और सोक्रेटिस को एड्रेस करके कहते हैं, ओ बॉर्न इन अ डेज, अरे तुम लोग तो उस दिन में, उस दौर में पैदा हुए थे, when wits were fresh and clear, जब तुम्हारा जहन, तुम्हारा दिमाग इतना पाक साफ था, ऐसा शफाफ साफ था जैसे लंदन में बहने वाली टेम्स नदी, बिफोर दिस स्ट्रेंज डिजीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। ये जो मॉडर्न लाइफ की अजीब और गरीब बीमारी है, उसके पहले तुम पैदा हुए थे। वो बीमारी क्या है, विद इट्स सिक हरी एंड इट्स डिवाइडेड एम्स। हम सब जो हैं सिक हरी में हैं, हम प्रॉपर्टी डीलर भी बन जाएं, हम ट्यूशन भी पढ़ा लें, हम नेट भी क्वालिफाई कर लें, हम सीटेट भी क्वालिफाई कर लें, और हम ये कर लें वो कर लें, और डिवाइडेड एम्स हैं हमारे। हम फोकस्ड नहीं है। कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट फोकस्ड होकर के किसी इश्यू पर काम करने की बात करते हैं। कोई डिस्कशन अगर हो रहा है तो फोकल जो पॉइंट है उस पर कोर डिस्कशन हो, और उस डिस्कशन से जो नई चीजें निकल करके आए उसका डिसमिनेशन हो, और उसके बारे में बात उस पर फर्दर जो है डिस्कशन हो। और जो हर बार डिस्कशन होते हैं, हर बार जब इंक्वायरी होती है एक पर्टिकुलर इश्यू को लेकर के, तो जाहिर है कि एक नई सोच पैदा होती है जो एक नए ज्ञान के निर्माण में एक अहम भूमिका अदा करती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब टीचर का रोल क्या है। कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट टीचर्स जो हैं वो सेज ऑन द स्टेज का काम नहीं करते कि बहुत बड़े आदरणीय ऋषि मुनि साहब बैठे हुए हैं, पीर साहब बैठे हुए हैं स्टेज के ऊपर, उनकी सब कदर कर रहे हैं, बल्कि वो गाइड ऑन द साइड होता है, एक किनारे खड़े होकर के वो गाइड करता है। और स्टेज पर जो शो को स्टील करते हैं वो कौन होते हैं, वो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। वो एक किनारे होता है, वो बैकग्राउंड से सपोर्ट करता है, और हीरो हमारे कौन होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो सेज ऑन द स्टेज नहीं है, बल्कि गाइड ऑन द साइड टीचर होता है। नेक्स्ट। अब टीचर्स के पर्सपेक्टिव में थ्योरेटिकल फ्रेम क्या है कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट का। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? नो सर। नो सर। अच्छा अच्छा। Sir, is going very well. थैंक यू सुनाई। और स्टूडेंट आपके सेशन को बहुत गौर से सुन रहे हैं और बाद में आपसे सवाल भी करेंगे, वो जो आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको ब्रेक नहीं करना चाहता। ये बहुत अच्छा फ्लो में चल रहा है और इस फ्लो को तोड़ना नहीं चाहते। उसके बाद हम सवाल लेंगे। इट इज गोइंग वेरी वेल, गो अहेड प्लीज। थैंक यू सुनाई सर। अब एजुकेटर का मतलब जो टीचर है, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि नॉलेज और एक्सपीरियंस हर बच्चा लेकर के आता है। जाहिर है कि छोटे शहर का बच्चा, गांव का बच्चा आया, अगर शहर के बच्चे से पूछे कि गेहूं की बाली, अगर उससे कहा कि जब भैया चौलाई का साग ले आना, पालक का साग ले आना, बथुए का साग, वो खाली कह करके मांग लेगा, लेकिन वो देख नहीं पाएगा कि पालक का साग कैसे करना है। तो हर बच्चा अपना एक नॉलेज और एक्सपीरियंस लेके आता है, लेकिन दूसरी तरफ शहर के बच्चे हैं, उनके पास कंप्यूटर स्किल है, दूसरे स्किल्स हैं। ऐसा नहीं कि शहर के बच्चे, तो सबके पास अपने अपने नॉलेज डोमेन होते हैं, उनके अपने अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो ले करके आते हैं। और लर्नर्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी नॉलेज को कैसे, जो एक्टिव इंक्वायरी प्रोसेस है उसके थ्रू। इसमें डिस्कवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो एक नेसेसरी रिसोर्स का काम करती है। और नॉलेज को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट तब किया जा सकता है जब लर्निंग को एक एक्टिव डिस्कवरी की तरह प्रोड्यूस किया जाता है, पेश किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Learning program should be sufficiently flexible to permit development along lines of student inquiry. अब हम जो प्रोग्राम्स ले, जो स्टूडेंट की जो इंक्वायरी है उससे अलाइनमेंट कहीं ना कहीं, ऐसा ना हो कि पोल अपार्ट हो। हम नॉर्दर्न पोल की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट सदर्न पोल की बात कर रहे हैं, और दोनों के बीच में कोई तारतम्य ना हो। जब हम कहते हैं देयर शुड बी रैपो बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट, तो रैपो यही तो होता है। वो तारतम्य कब होता है? जब तारतम्य होता है दोनों के बीच में, तो बहुत ही बेहतरीन टीचिंग लर्निंग
प्रोसेस की झलक वहां देखने को मिलती है। तो जो इंटरप्रेटिविस्ट नेचर है हर बच्चे का, उनको इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने की आदत होनी चाहिए और उनको वो आजादी दी जानी चाहिए। वो सिचुएशंस को क्रिएट करें जहां पर स्टूडेंट शुड फील सेफ। क्या होता है कि हम क्लासरूम के जो एटिकेट्स होते हैं, उन एटिकेट्स में हम ये तो मान के चलते हैं कि बच्चे खामोश रहें, लेकिन टीचर्स बोलते ही रहे। लेकिन क्लासरूम का एटिकेट्स वो है जहां पर दोनों एक दूसरे से सवाल करें, है ना। तो ये है। और कोलैबोरेशन, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि कोलैबोरेशन इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज होना चाहिए, लेकिन कंपटीशन नहीं होना चाहिए। आज की डेट में क्या, वी आर लिविंग इन अ कट थ्रोट कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, जहां पर कंपटीशन, हर आदमी कंपटीशन के पीछे भाग रहा है। मैं IAS बन जाऊं, मैं PCS बन जाऊं, मैं ये सीटेट कर लूं, टीटेट कर लूं। लेकिन उस कंपटीशन में कहीं ना कहीं जो हमारी जो जिम्मेदारियां हैं इस सोसाइटी के लिए, वो हाशिए पे चली जाती हैं। हम बन तो जाते हैं बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट। गांधी जी ने इसीलिए तो कहा था कि तीनों में अगर तीनों का डेवलपमेंट नहीं होगा, बॉडी, माइंड और स्पिरिट का, तो हमारा अक्सर क्या होता है, एजुकेशन हासिल कर ली, फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है क्योंकि मैं हेल्थ कॉन्शियस बहुत हूँ, मेरा मेंटल डेवलपमेंट बहुत है क्योंकि मेरा IQ लेवल बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि एक्सपोजर हमको अच्छा मिला। लेकिन जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है वो हाशिए पे चला गया। तो कभी कभी लगता है कि एजुकेशन हैज बिकम अ लॉपसाइडेड अफेयर। तो ये तीनों का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, और तभी जाकर के हम कोलैबोरेशन की बात कर सकते हैं। अदरवाइज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम रहेंगे। नेक्स्ट है, हम इंटर सब्जेक्टिविटी को इनकरेज करें, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को सपोर्ट करें, इसका फोल्डिंग की जहां जरूरत हो, इसको फोल्डिंग राइट टाइम पर राइट लेवल पे दिया जाए, हमेशा स्पून फीडिंग की जरूरत ना हो। और वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना है जहां पर टीचर कम पार्टिसिपेट करे, स्टूडेंट ज्यादा पार्टिसिपेट करे। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट से क्या उम्मीदें? ये उम्मीदें की आती हैं कि कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट जो लर्निंग एनवायरनमेंट है उसमें स्टूडेंट एक एक्टिव रोल प्ले करे और अपनी लर्निंग को ओन करे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, द रोल ऑफ स्टूडेंट टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन देयर ओन एजुकेशन। एकोमोडेशन और एसिमुलेशन की बात करते हैं कि नई इंफॉर्मेशन को, कभी कभी क्या होता है कि हम एक सेट एटीट्यूड लेकर के आते हैं कि कोई नई नॉलेज आती है, हम क्यों इसको, ये तो गलत है, ये इन्होंने गलत कहा। ऐसा नहीं, जब कोई नई चीज हमको मिलती है और साइंटिफिकली प्रूव्ड होती है तो जाहिर है उसको एकोमोडेट करने की और एसिमुलेट करने की हमारी आदत होनी चाहिए, हमारे अंदर वो एटीट्यूड होना चाहिए, हम उस अंडरस्टैंडिंग के साथ इत्तेफाक कर सकें। और यह है कि हमको जो है प्री कंसीव नोशन के साथ आमतौर पर हम चलते हैं, जब भी प्री कंसीव नोशन होता है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो प्री कंसीव नोशन हमारा वो कहीं हमको कंजर्वेटिव और डॉगमेटिक एटीट्यूड की तरफ न ले जाए और हमको नई नॉलेज के निर्माण में कहीं बाधा का काम करे। तो अक्सर क्या होता है कि हमारे पास जो एस्टैब्लिश्ड स्कीमा होता है, आइडिया होता है, हम उसको गिव अप नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं ये जो नया है तुम गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं, हमको एकोमोडेटिव होना चाहिए। कोई नया आइडिया आता है और वो क्या कहते हैं उसमें वो लॉजिकल है और वो क्या कहते हैं उसमें कोई ना कोई रैशनल शामिल है, तो वी शुड रेडी टू एक्सेप्ट दैट। नेक्स्ट, हाँ, अब हो सकता है स्टूडेंट्स बहुत सारे स्कीमा या आइडियाज को लेके चलते हैं, उसके पीछे उनको रीजन नजर नहीं आता। तो ये कैसे पॉसिबल है? जब वो क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर डेवलप की जाती है और क्रिटिकल पेडागोजी की मदद से उनके अंदर एक कल्चर डेवलप होता है, एक एटीट्यूड डेवलप होता है जो उनकी मदद करता है कि नए जो भी नॉलेज है उसको एक्सेप्ट करें, और जो पुरानी नॉलेज है जहां उनको प्रॉब्लम लग रही है उनको क्वेश्चन भी करने की उनकी आदत होनी चाहिए, और अपने जो आइडियाज उनके आते हैं उनको टेस्ट करें। ये नहीं कि हम, कभी कभी होता है हम रिटोरिक्स पर चले आते हैं, हमारे मन में कुछ आया और हमको लगा कि जो मैं सोच रहा हूँ सब सही है। कभी कभी रिसर्चर जब रिफॉर्मर बनने की कोशिश करता है तो रिसर्च खराब होती है, क्योंकि हम जब रिसर्च करते हैं वहां रिफॉर्मर
नहीं बनना है। हमको एक साइंटिफिक जो इंक्वायरी मेथड है उसको फॉलो करते हुए, कभी कभी जो फाइंडिंग्स हैं मेरे मर्जी के मुवाफिक नहीं होती हैं, लेकिन हमको उससे कनात करनी पड़ती है, संतुष्टि होनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमने तो बहुत ऑब्जेक्टिव होकर के वो रिसर्च की है। नई नॉलेज का निर्माण बहुत ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिविटी को लाने की कोशिश नहीं की है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम जाहिर है कि हम वी आर इमोशन लेडन क्रिएचर्स, तो कभी कभी हम सब्जेक्टिव होते हैं और वो चीजें हमारे क्या कहते हैं, नई नॉलेज के कंस्ट्रक्शन में एक बाधा बन जाती है। अब लर्नर को जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, एसपीडी, गलत लिख गया ZPD, जो जिसकी बात उन्होंने वाइगोट्स्की ने की, और जिसमें ट्यूटर्स और पियर्स की है। दिलचस्प बात है कि NEP 2020 ने भी पीयर ट्यूटरिंग की बात की और पीयर ट्यूटरिंग की बात की, और आप भी देखेंगे कि NEP 2020 में भी बहुत सारी चीजें जो कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से रिलेटेड हैं, वो चीजें भले ही डायरेक्टली नाम ना लिया गया हो, लेकिन इस फिलॉसफी को पेडागोजी के तौर पर यूज करने की बात की गई है। नेक्स्ट स्लाइड पे। अब रेसिप्रोकल टीचिंग है क्या? जैसा कि इसको समराइज करने, क्वेश्चनिंग करना, समराइजिंग करना, क्लेरिफाइंग करना, प्रिडिक्ट करना। तो हमको प्रिडिक्ट करने की आदत होनी चाहिए। पहले हम प्रिडिक्ट करें, क्लेरिफाई करें, समराइज करें, क्वेश्चन करें। ये सब रेसिप्रोकल टीचिंग है। जब हम पढ़ाते हैं तो समराइजेशन अपने आप में एक बहुत टीडियस प्रोसेस है। तो हम कभी, कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी जल्दी समअप कर देते हैं और कहते हैं कि समराइज हो गया। सही लिखा है SPD है, ZPD है, वो गलत लिख गया। नेक्स्ट। अब कोऑपरेटिव लर्निंग, अभी हमने कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात की, तो कोऑपरेटिव लर्निंग ये भी बहुत जरूरी है कि कोऑपरेटिव लर्निंग हम, ये कब पॉसिबल होती है? जब हम एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें, एक दूसरे के करीब आए। ये अगेन वही बात मैं कहूंगा, सोशलाइजेशन अगर हमारा स्ट्रांग होता है फैमिली में, स्कूल में, तो हम ज्यादा कोऑपरेटिव लर्निंग की गुंजाइश होती है। अनफॉर्चुनेटली what is happening on the ground that we are not properly socialized। तो नतीजा क्या होता है? टीचर्स की अपनी, हम कॉमन स्कूल सिस्टम की बात करते हैं, नेबरहुड स्कूल की बात करते हैं। नेबरहुड स्कूल में क्या फायदा था? यही फायदा था कि बगल में स्कूल में जो टीचर्स हैं उसी गांव में रहते हैं, स्टूडेंट उसी गांव के हैं, दोनों का कल्चर एक जैसा, दोनों की लैंग्वेज एक जैसी। अब नई चीज पढ़ेंगे तो ज्यादा कोऑपरेटिव लर्निंग हो सकती है। लेकिन अब 7 किलोमीटर दूर बच्चा जाएगा पढ़ने के लिए किसी प्राइवेट स्कूल में, वहां अलग अलग पेरेंटिंग के बच्चे हैं, टीचर्स का भी कल्चर बिल्कुल अलग और लैंग्वेज अलग, तो जाहिर है कहाँ से तारतम्य होगा, कहाँ से कोऑपरेटिव लर्निंग जैसी बातें आ पाएगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब सिचुएटेड लर्निंग की भी बात करते हैं। कौन? कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट। सिचुएटेड लर्निंग क्या होती है कि मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में हमको चीजों को समझना थ्रू एक्टिव लर्निंग। तो मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट जो है वो मीनिंगफुल, अगर कॉन्टेक्स्ट मीनिंगफुल नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर हम इमिल दुर्खाइम की बात करते हैं, बहुत सारे जो फेमिनिस्ट हैं और रेडिकल सोशोलॉजिस्ट हैं, वो इमिल दुर्खाइम की बहुत सारी बातों को पसंद नहीं करते, लेकिन वो जो कॉन्टेक्स्ट था इमिल दुर्खाइम का वो अलग था। आज की डेट में जो सोशोलॉजिकल थ्योरीज लिखी जा रही हैं, कॉन्टेक्स्ट अलग है। आने वाले 20 सालों में कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा। तो किसी भी मीनिंग को अगर हमको तलाशना है तो उस कॉन्टेक्स्ट को हमको जरूर समझना है, और यही सिचुएटेड लर्निंग का एक खूबसूरत प्रमाण है। नेक्स्ट। एंकर्ड इंस्ट्रक्शन की भी बात आजकल ये कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट करते हैं। एंकर्ड इंस्ट्रक्शन क्या है कि वो एंकर्ड इंस्ट्रक्शन जो है emphasizes the need to provide students with opportunities to think। यहाँ पर एंकरिंग इस तरह की आती है कि स्टूडेंट्स अब सोचें, उनको वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया जाए कि वो सोचें और प्रॉब्लम्स पर काम करें। और इसमें कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की। तो एक तरफ कोऑपरेटिव लर्निंग, दूसरी तरफ कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये एंकर्ड इंस्ट्रक्शन का एक प्रमाण है जिसको हमको लिखना है। नेक्स्ट। अब लास्ट में असेसमेंट कैसे करें, ये भी सवाल है कि कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अगर हैं आप तो आप असेसमेंट कैसे करें। जाहिर है कि चॉइस बेस्ड असेसमेंट की बात करते हैं। चॉइस बेस्ड असेसमेंट, जिनकी जो चॉइस है उस हिसाब से असेसमेंट किया जाए।
हमने एक रिसर्च भी कराई चॉइस बेस्ड असेसमेंट पर कि कुछ बच्चे चाहते हैं कि वर्बल असेसमेंट हो, कुछ रिटन असेसमेंट हो। खैर वो मुश्किल काम है, क्यों? क्योंकि एक सिस्टम में जो स्ट्रक्चर्ड है वहां पर एक चीज अगर यूनिफॉर्म्ड है तो वहां पर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग, लेकिन हाँ within that structured system we can have ample opportunities for assessing the children, the performance of the students in the line of constructivist approach। और वो क्या है कि असेसमेंट को एक ऐसे टूल की तरह नहीं यूज करना कि स्टूडेंट्स की लर्निंग को इनहांस किया जाए। ये अक्सर क्वेश्चन सीटेट में भी आता है और नेट में भी आता है कि असेसमेंट का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है। मेजर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि टीचर अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करे, ना कि स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव किया जाए। जाहिर है कि टीचर जब लर्नर परफॉर्म नहीं करता तो टीचर शुड फाइंड फॉल्ट विद हिज ओन टीचिंग, कि समवेयर इन बिटवीन ही इज नॉट एबल टू डिलीवर। और जो डिलीवर नहीं कर पाया तो उसको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है और उन तमाम वीकनेसेस को एक्सप्लोर करने की जरूरत है जो शायद उसकी टीचिंग में शामिल हाल है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो पढ़ाए तो लर्नर्स शुड नॉट बी स्ट्रगलिंग इन अंडरस्टैंडिंग सर्टेन कॉन्सेप्ट। तो अक्सर ये होता है कि हमारे अंदर एक मिथ होती है, और वो मिथ क्या है कि हम सोचते हैं कि लर्नर्स के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम असेसमेंट कर रहे हैं, बल्कि टीचर की अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना कि स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस कैसे इंश्योर की जाए। और इट शुड नॉट बी यूज्ड एज एन अकाउंटेबिलिटी टूल, कि अकाउंटेबिलिटी टूल है और जिसके बुनियाद पर हम स्टूडेंट्स को डिमोरलाइज करते हैं और अक्सर वी पुट देम टू मेनी स्ट्रेसेस। तो स्ट्रेस में नहीं डालना बच्चों को, बहुत आराम से बात ही बात में असेसमेंट हो जाए, टीचर्स को उनकी परफॉर्मेंस का पता चल जाए, स्टूडेंट्स को ये ना लगे कि उनका असेसमेंट हो गया। तो टाइप्स ऑफ असेसमेंट अलाइन टू दिस एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन इंक्लूड क्या क्या हो सकता है। रिफ्लेक्टिव जर्नल, जो बच्चे बीएलएड करते हैं, अक्सर वहां बड़ा रिलीजियसली रिफ्लेक्टिव जर्नल्स और पोर्टफोलियो कि आज डे वन हमने अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ड्राइंग पढ़ रहा हूँ तो ड्राइंग के दिन फर्स्ट डे हमने हाथी बनाया जो बहुत अच्छा नहीं बन सका, और इस तरीके से हमने न जाने कितनी पिक्चर्स ड्रॉ की, और 8 महीने के बाद जब हमने ड्रॉ किया किसी और जानवर को या हाथी को ही तो उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। तो हमारा पोर्टफोलियो जो हमारे सामने पेश किया जाता है और हमारी जो परफॉर्मेंस है उनको डिस्प्ले किया जाता है केस स्टडी के जरिए। ग्रुप बेस्ड प्रोजेक्ट है ये, टास्क बेस्ड लर्निंग है। टास्क बेस्ड लर्निंग की आजकल बात हो रही है, ग्रुप बेस्ड प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, प्रेजेंटेशन है, वर्बल या पोस्टर के थ्रू प्रेजेंटेशन, डिबेट है, रोल प्ले है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिनके जरिए हम असेसमेंट कर सकते हैं। उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी हम देख सकते हैं, उनके पास कितना लॉजिकली वो थिंक करते हैं और क्रिटिकली थिंक करते हैं, क्रिएटिवली थिंक करते हैं, उसका असेसमेंट भी हम कर सकते हैं। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी है उनकी, तो उसको भी हम कहीं ना कहीं असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड शायद खत्म हो गई। तो मैं यहाँ तक मैंने बताया। इस पर अगर कहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हालांकि इसको बोलने के लिए मेरे पास बहुत टाइम है अभी भी, लेकिन मुझे टाइम दिया गया था 5:30 का तक का, तो क्योंकि 5:37 और ये भी बताया गया कि क्वेश्चन आंसर के लिए 10 मिनट रखे गए हैं, तो जाहिर है कि हम क्रिटिकल पेडागोजी की बात करें और स्टूडेंट्स को कल्चर ऑफ साइलेंस यानी उनको चुप रहने के लिए प्रमोट करें, तो जाहिर है इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि मैं क्रिटिकल पेडागोजी की बात करके चला जाऊं और आपको वो ऑटोनॉमी ऑफ फ्रीडम ना दूं कि आप सवाल करें, तो फिर तो ये डबल स्टैंडर्ड होगा या सेलेक्टिव मोरालिटी होगी। तो यानी आज की जो बात है वो सिर्फ प्रवचन तक रह जाएगी, और हम वचन जो दिया था आपको कि क्रिटिकल पेडागोजी को प्रमोट करेंगे, उससे हम परे रहेंगे। शुक्रिया बहुत। जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ना हैंड रेज करके एक एक करके क्वेश्चन हम ले सकते हैं। तो लक्ष्मी चाहती हैं क्वेश्चन। लक्ष्मी, आप अपना सवाल रखें। Thank you, sir. Good evening, sir. Firstly, sir, thank you so much for this beautiful session. काफी कुछ सीखने को मिला। एंड मेरा सवाल ये है सर से कि सर ने बात की कि फोकस की, कि हमें जिंदगी में फोकस रखना चाहिए। कोई एक साथ हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, बट सर मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। लाइक हमारा जो प्रेजेंट जॉब मार्केट है, या हम अपने आसपास के कल्चर को भी देखें, तो वो हर कोई मल्टी टैलेंटेड चाहिए बंदा चाहिए होता है, या फिर
हम अगर दूसरे लोगों को भी देखें तो वो एक साथ बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि शायद हम ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या अपने टाइम को पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो आई जस्ट वांट टू नो वेयर इज द फाइन लाइन इन बिटवीन बीइंग फोकस्ड एंड बीइंग यूटिलाइजिंग योर टाइम टू द फुलेस्ट। अच्छा क्वेश्चन। आज का दौर क्या है, मल्टीटास्किंग का है, और दो चीजें हैं, एक मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी होना, मल्टीटास्किंग करना। लोअर लेवल पर हम मल्टीटास्किंग कहते हैं, हायर लेवल पे कहते हैं कि मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी। लेकिन विद इन टीचिंग अगर हम देखें, टीचिंग में क्या है कि मुझे बहुत फोकस होने का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल मेरा अपॉइंटमेंट टीजीटी मैथमेटिक्स होता है, और मैं मैथमेटिकल जो कंसेप्ट है उसकी जानकारी खुद ही नहीं रखता। तो अगर फोकस होकर के हम पढ़ेंगे तो सबसे पहला हमारा रोल क्या होता है कि एज मैथमेटिक्स टीचर हमको क्या करना है कि जितने कंसेप्ट हैं मैथमेटिक्स के, पहले उसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, और उस अंडरस्टैंडिंग को कैसे शेयर किया जाए। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से एक सवाल करता हूँ कि एजुकेशन के दो मेजर फंक्शंस क्या हैं, वो नहीं बता पाते। ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे, दुनिया भर के ऑब्जेक्टिव बताएंगे और कहेंगे कि ये फंक्शंस हैं। फंक्शन सिर्फ दो ही हैं। नंबर वन, शेयरिंग या डिसेमिनेटिंग या ट्रांजैक्टिंग ऑफ नॉलेज, पहला फंक्शन है। तो आप शेयर कब कर पाएंगे? आपको फॉर एग्जांपल आर्किमिडीज के प्रिंसिपल्स बताने हैं, या आपको आइंस्टाइन के बारे में बताएं। अगर आपने फोकस्ड होकर पढ़ा होगा, बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, तभी जाकर के आप आइंस्टाइन के बारे में या न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, सिर्फ अगर फोकस होकर आपने पढ़ा तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से दूसरे डिसिप्लिन के साथ लिंक करके, रियल लाइफ सिचुएशन के साथ लिंक करके आप उसके बारे में बता सकते हैं। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा अपना रीडिंग एक्सपीरियंस बहुत फोकस्ड होना चाहिए, लेकिन उतना ही अच्छा हमारा लाइफ एक्सपीरियंस हो, बाहर की दुनिया क्या है, क्योंकि जो भी थ्योरीज हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होनी चाहिए हमारी सोसाइटी से। तो मैं जब फोकस होने की बात कर रहा था, ये कह रहा था। तो अच्छा, पहला फंक्शन तो यह है कि शेयरिंग ऑफ नॉलेज या डिसेमिनेटिंग ऑफ नॉलेज, या एक ही बात है, ट्रांजैक्टिंग ऑफ नॉलेज। और दूसरा फंक्शन जो एजुकेशन का है वो है क्रिएशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। शायद एजुकेशन हैज बिकम अ लॉपसाइडेड अफेयर, हम नहीं कर पा रहे। तो फोकस, अब आप मैथमेटिक्स में आपने फोकस किया, अब मैथमेटिक्स के सारे कंसेप्ट्स की आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है, आप बहुत अच्छी टीचर भी हैं, लेकिन साथ साथ अब हमारी जिम्मेदारी क्या है कि जो दूसरे डिसिप्लिन को देखें। फोकस होने का मतलब मेरा बुनियाद था कि हम अपने टीचिंग पर, अपने पेडागोजिकल जो इनपुट्स हैं कितने क्वालिटी वाले हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए फोकस होकर काम करें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रॉपर्टी डीलिंग की तरफ चले जाएं या कुछ और काम करने लगे, तो वो टीचिंग से उसका कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई रिश्ता नहीं है। हम फोकस होकर बात कर रहे थे, तो शायद मेरा तात्पर्य यही था। मैं इसमें अरशद साहब की इजाजत से ऐड करना चाहूंगा कि जिस हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, अगर हम वो होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहते हैं तो वो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच के बिना मुमकिन नहीं है। और जब होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाता है तो उसके बाद मल्टीटास्किंग भी आसानी से हो जाती है, क्योंकि आप जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो आपको काफी मौका देता है क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करने के लिए, जिसमें वो तभी मुमकिन है जबकि बच्चों को स्पेस मिले और उनको सुना जाए और उनके विचारों को सुना जाए और उनका जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है उसको भी इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं हम। ममता जी, आपका नेक्स्ट सवाल प्लीज। गुड इवनिंग सर। हाँ, सबसे पहले तो मैं सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी कि सर का सेशन बहुत ज्यादा इंसाइटफुल था हम लोगों के लिए। सर ने बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच और उसमें टीचर्स का रोल क्या है और स्टूडेंट का रोल क्या है, मतलब बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन क्लासरूम बहुत अच्छे से समझाया सर ने। तो थैंक यू सो मच सर। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि सर जैसे आपने बताया था कि कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट जो थ्योरी है जो पियाजे ने दिया था, जीन पियाजे ने, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का वाइगोस्की ने दिया था। तो सर रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट का थ्योरी किसने दिया था, मैं ये जानना चाह रही थी। इसमें कई लोग हैं तो किसी एक को नहीं कहा सकता। तो ये जो कॉग्निटिविस्ट और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, इन दोनों से जो हट करके आए थे, और उसमें एक नाम मैं भूल रहा, बॉन्बी करके, उन्होंने इस पे ज्यादा जोर दिया था, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की थी।
तो बेसिकली अगर किसी एक को क्रेडिट दिया जाए, जैसे कि वाइगॉट्स्की और बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, वाइगॉट्स्की और पियाजे को जैसे वहां क्रेडिट दिया जाता है। रेडिकलिस्ट में बहुत सारे लोग हैं और इसमें बहुत सारे न्यू मार्क्सिस्ट भी थे जो रेडिकल कॉन्स्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं। तो किसी एक को क्रेडिट देना मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। ओके, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। कृष्णा, आप अपना सवाल पूछें। गुड इवनिंग सर, मुझे ना उसके बारे में पूछना था जो आप कह रहे थे कि बच्चों को डिसाइड करने दिया जाए कि वो अपना टॉपिक खुद चूज करें। तो सर अगर बच्चे को हम मतलब दे देते हैं, या तो हम उसकी सीमा निर्धारित कर दें कि हमें 3-4 टॉपिक हैं, इनमें से आप चूज करो, ये तो हो सकता है, ये तो मतलब क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन रहेगा क्लास में। पर अगर हम बच्चों पे पूरा ही छोड़ देते हैं कि आप कोई भी टॉपिक चूज कर रहे हो, तो सर वो थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही आपका सवाल है। देखिए, उसके लिए हमको जमीन तैयार करनी पड़ती है। आप डे 1 में ही सोचने लगे कि वो अपने मन से टॉपिक चूज, अब लेवल है बच्चों का। वो जैसे छोटा बच्चा है, अभी उसको लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन इमर्जेंट जो लिटरेसी पे यकीन करने वाले लोग हैं, जैसे हम लैंग्वेज के लोग हैं, लिंग्विस्ट हैं, भाषाविद हैं, वो हिंदी के हों, इंग्लिश के हों, उर्दू के किसी भी हों, वो मानते हैं कि ये ऑर्डर होता है, पहले बच्चे के लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग, स्किल डेवलप होती है। इमर्जेंट लिटरेसी के जो पैरोकार हैं वो ये मानते हैं कि बच्चा रीडिंग और राइटिंग शुरू करता है पहले ही लिसनिंग स्पीकिंग के बाद। क्यों? क्योंकि जब अपनी मदर के चेहरे को देखा करता है तो कुछ ना कुछ पढ़ता है वो। जब फैन चलता होता है तो उसमें कुछ ना कुछ वो अपने बारे में सोचता रहता है कि क्यों चल रहा है, रीड करता है। इसी तरीके से अपनी उंगलियों से जब अपने माँ को छूता है वो, कभी कभी नोचता भी है, तो लिखने की कोशिश करता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अब बच्चा है, छोटा बच्चा है, अब आपको लेवल देखना है, उस बच्चे के लिए कौन सी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना है, वो किस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है, पहले तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है ताकि उसको प्लेजर मिले। ऐसी लेवल बढ़ता जाएगा तो फिर वहां हम देखेंगे कि उसका इंटरेस्ट किसमें है और उसके इंटरेस्ट के अनुरूप हम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इसमें टीचर का अहम रोल है कि टीचर एक मैदान अच्छा सा बनाए जहां पर जो है वो स्पेस और स्कोप बच्चों को रहे कि वो खुद से वो लेवल उनके अंदर पैदा हो कि वो खुद से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उस टॉपिक को चूज कर सके। तो एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सपोजर उनको नहीं मिला तो जाहिर है कि वो बच्चे कूप मंडूप ही रहेंगे और उसके जिम्मेदार या कसूरवार हम ही रहेंगे। ज्योति, आप अपना अगला सवाल रख सकते हैं। यस सर। सर मेरा सवाल एक सेकंड। हाँ सर, मेरा सवाल जैसे आपने बताया ना, 2 फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड क्रिएशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, हम मान लो मैं आपसे सच्ची में बहुत प्रभावित हुई आपके लेक्चर से। और जैसे मैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है मैंने ये लेक्चर इसलिए ज्यादा अटेंड कर पाए या ज्यादा मेरे को कॉम्प्रिहेंड किया क्योंकि अप्सरा मैम ने हमें वो चीज करवा चुकी हैं, हम वाइगॉट्स्की और पियाजे कर पाए हैं, तो वो कॉम्प्रिहेंशन करने में बहुत जल्दी मुझे आसानी हुई। मेरा सवाल ये था कि ठीक है, मैं कंस्ट्रक्टिविज्म यूज करते हुए अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, क्लास में, बट क्योंकि एक क्लास में मान लीजिए एक टीचर नहीं होता, दूसरे मैथ्स के भी टीचर होते हैं, इंग्लिश के भी टीचर होते हैं। अगर मैं कंस्ट्रक्टिविज्म से यूज कर रही हूँ, वो बिहेवियरिस्ट या जो भी यूज कर रहे हैं वो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे नहीं कर रहे, तो ये डिफर नहीं होगा? क्योंकि फिर वो अलग अप्रोच में जा रहे हैं और फिर मैं अलग अलग अप्रोच में जा रही हूँ। जाना तो हमको एक ही तरफ है ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट जो मैं कह रही हूँ वो नहीं हो पाएगा ना, फिर कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा कि मैं कहीं और जा रही हूँ वो कहीं और। जैसे आपने कहा था कि डेल्टा में टीचर को पता होना चाहिए, चलो ठीक है, एज अ सोशल साइंस टीचर मैंने बोल दिया कि डेल्टा ऐसा होता है, मैथ्स में भी डेल्टा होता है, बट कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैथ्स वाले टीचर की भी तो बनती है ना कि वो भी बोले कि हाँ आप ज्योग्राफी में भी पूछोगे, आप सोशल साइंस के टीचर से पूछना है, ऐसे करके। ज्योति का सवाल बहुत अच्छा है, बेहतरीन क्वेश्चन, और ये डिबेट बहुत बड़ी है। असल में टाइम इतना नहीं था, और दरअसल कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट एज पेडागोजी, इसका क्रिटिक बहुत मौजूद है। बिहेवियरिस्ट जो है मॉडल, उसको नकारा नहीं जा सकता है, और हम कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में भी ऑफन बिकम सैंडविच, तो सैंडविच बन जाते हैं। कभी और मौका मिलेगा तो
इन दोनों के बीच में आपकी बात बिल्कुल सही है ज्योति की, कि अब आजकल एक जमाना था कि हम बड़ा फैशनेबल टर्म के तौर पर कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम की और अप्रोच की और पेडागोजी की हम बात करने लगे थे। अब फिर एक चीज जोर पकड़ रही है कि बिहेवियरिस्ट मॉडल जो कभी हाशिए पे चला गया था उसको दोबारा लाया जाए, उसको रिविजिट करने की जरूरत है। तो कभी मौका लगा तो जरूर बताएंगे आपको, और नो डाउट बिहेवियरिस्ट को ऑल टुगेदर हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसी तरीके से कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट की भी अपनी सीमाएं हैं, उन सीमाओं को हमको समझने की जरूरत है। तो फिर कभी जी मौका सर। लगेगा जरूर ओके सर। मंथन करेंगे। रिया गुप्ता प्लीज। यस सर, गुड इवनिंग सर। सर हमने जैसे अभी मोटिव असेसमेंट में पढ़ा था कि टीचर को अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए, ना कि हमको बच्चे की लर्निंग कैसी हो रही है वो देखना है। बच्चे की लर्निंग कैसी हो रही है? यस सर। तो सर हर बार जैसे, सॉरी सर मेरा कैमरा फेल हो रहा है वो वीडियो कोई ऑन बात करने नहीं, में। आप ऐसे क्वेश्चन पूछिए जी। यस सर। सर तो हमको मतलब असेसमेंट जब भी होती है तो आपने बताया कि टीचर को अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए, उसको अपना टीचिंग पैटर्न चेंज करना चाहिए, एड्स चेंज करने चाहिए। तो पर सर हमेशा वो वन वे से ही अप्रोच होगी, या स्टूडेंट्स को भी कुछ अप्रोच लगानी चाहिए कि मैं अभी अपना रिजल्ट वो करूँ? क्योंकि मेरे मतलब कुछ टीचर्स हैं मेरे रिलेटिव में, तो उसमें होता है कि वो बोलते हैं कि हम कुछ पे एड यूज कर ले, स्टूडेंट्स खुद नहीं पढ़ना चाहते। तो इसका क्या हम वो सोल्यूशन करें, या हम कैसे स्टार्टिंग से पढ़ाना स्टार्ट करें जिनका वो? प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका। देखिए असल में मैं ये नहीं कह रहा था कि ऑब्जेक्टिव लर्निंग जो प्रोग्रेस है स्टूडेंट्स के उसको इम्प्रूव करना हमारा असेसमेंट का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। जो मेजर ऑब्जेक्टिव यानी प्रायोरिटी पे रखे ऑब्जेक्टिव्स क्या असेसमेंट के, उनमें से प्रायोरिटी पे टॉप 1 ये है कि टीचर सबसे पहले अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करे अगर स्टूडेंट्स परफॉर्म नहीं कर रहा। आपकी बात बहुत सही है बिल्कुल, क्यों ये आजकल क्या है कि पहले एक जमाना था कि एक खास तबके के लोग एजुकेशन हासिल करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ क्या हुआ, पहले एजुकेशन फॉर क्लास स्पेसिफिक हुआ करती थी, आज एजुकेशन फॉर मासेस की हम बात कर रहे हैं। तो जाहिर है कि क्लासरूम का जो सोशल डायनामिक्स है वो बिल्कुल चेंज हो रहा है। एक क्लास में अलग कास्ट के, अलग क्लास के, अलग कल्चर के, अलग नॉर्म्स के, अलग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बच्चे, बैकग्राउंड के बच्चे आ रहे हैं। तो जाहिर है कि पूरा क्लासरूम डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो रहा है। तो जाहिर है कि हर बच्चे की नीड अलग है, तभी तो कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग स्ट्रेटेजी और लर्निंग स्टाइल्स की भी कभी कभी बात करते हैं। हालांकि लर्निंग स्टाइल से ज्यादा लर्निंग स्ट्रेटेजीज की बात की जाने लगी है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल पढ़ते नहीं। जाहिर है कि उन बच्चों की खता नहीं है, जिस बैकग्राउंड से वो आए वहां उनको एक्सपोजर नहीं मिला। अब वो बच्चे जैसे भी आए हैं तो हमको उनके अंदर एक जागृति डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए कहीं ना कहीं कोई आइस तो ब्रेक करनी है, कोई इनिशिएटिव तो लेना है ताकि वो परफॉर्म करे। जाहिर है कि वो इतनी जल्दी जो परफॉर्मिंग बच्चे हैं उनके साथ नहीं खड़े हो पाएंगे, लेकिन बहरहाल थोड़ी सी कोशिश विल डेफिनेटली डू द वंडर, यू नो। पूर्णिमा का अगला सवाल ले लेते हैं। पूर्णिमा यस सर। जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि अभी हम 3rd सेमेस्टर में स्कूल में गए थे तो वहाँ पे हमने लेसन प्लान जो भी बनाए थे हमने वो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच से बनाए थे। तो सर ये वाला हम अप्रोच यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई कर पाए, मतलब अभी प्रेजेंट में हम? क्योंकि हम अगर 5 ही अगर हम यूज करते हैं तो हमें पता है कि 5 ही बेस्ड होता है लर्निंग बाय डूइंग से, बट स्टिल हमें पता है, बट फिर भी हमने यूज किया बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। तो सर ये कहीं ना कहीं हम जो चीज पढ़ रहे हैं और जो अप्लाई कर रहे हैं उसमें ये गैप हो रहा है। असल में क्या है, जिस तरह स्टूडेंट्स में डाइवर्सिटी है, टीचर्स में भी डाइवर्सिटी है। टीचर्स अलग अलग टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से सर आपका माइक सर आप म्यूट हो गए। तो टीचर्स में जैसे स्टूडेंट्स में डाइवर्सिटी है, टीचर्स में भी डाइवर्सिटी है। और बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत ओल्ड हैं, कुछ टीचर्स ज्वाइंट फैमिली सिस्टम से आए, कुछ स्मॉल फैमिली सिस्टम से आए, कुछ के अपने डूज हैं, कुछ के अपने डोंट्स हैं। कुछ टीचर्स जो हैं बिहेवियरिस्ट मॉडल से पढ़ करके आए, कुछ नए टीचर्स हैं जो कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट मॉडल से पढ़ करके आए हैं। तो कुछ ने बीएलएड किया, किसी ने डीएलएड किया।
तो ये वैरायटी टीचर्स की मिलेगी। जिन टीचर्स से आप पढ़ रहे हैं तो जाहिर है उनमें भी वैरायटी और डाइवर्सिटी तो जरूर है। अब कंस्ट्रक्टिविज्म यही तो कहता है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग आप अप्लाई कीजिए, कि आपको उस सिचुएटेड लर्निंग क्या है, उस सिचुएशन में वो कौन सा आपको सबके बारे में मालूम होना है, बिहेवियरल मॉडल के बारे में, उसके अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं, उसके बेनिफिट्स भी हैं, शॉर्टकमिंग्स भी हैं। ऐसा नहीं कि जिसकी वकालत आज मैं कर रहा हूँ कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम की, इसमें सारी अच्छाइयाँ हैं। इसके लिमिटेशंस मैंने आपको बताया। इसके फिलॉसफी में आप जाएंगे तो बहुत सारे आपको पेंडोरा बॉक्स ओपन करने पड़ेंगे, भानुमति का पिटारा खोलना पड़ेगा। लेकिन एक पेडागोजिक प्रैक्टिस के तौर पर इसको यूज करेंगे तो ठीक है, काफी एक्सेप्टेबल मॉडल है। तो ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है। तो आपको जो बेहतर लगे वो करिएगा, लेकिन जानकारी सबके बारे में जरूर हासिल कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आकाश, अपना सवाल पूछे। नमस्कार सर, थैंक यू। सॉरी, मैं अपना वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस इन द बैकग्राउंड। तो सर मेरा सवाल यही था, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जब हम बात करते हैं और इसके एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो बहुत अच्छी चीजें जाती हैं कि बच्चा एडेप्टेबल बनेगा अपने एनवायरनमेंट से, क्यूरियस होगा, क्वेश्चनिंग पीपल हम लोग जनरेट करेंगे, ये अच्छा लगता है सर। बट मेरे साथ दिक्कत ये रही कि हमें कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से लेसन प्लान भी बनाना सिखाया, जो हम लोग एससीटी में गए वो हम लोगों ने पढ़ाया भी, बट दिक्कत वहां आ रही थी जब हम लोग असेस करने वाले थे बच्चों को। जब हम लोगों ने असेसमेंट शुरू किया तो हमारे पास तो सारे के जो मेजर्स थे वो सब बिहेवियरिस्ट अप्रोच वाले थे। जैसे कि उन सारे अप्रोचेस में सर एक ही चीज समझ में आ रही थी कि बच्चे अगर रेस्पॉन्स जल्दी देते हैं, स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स जो होता है वो डिफाइनिंग क्वालिटी हो जाती है बच्चों के इंटेलिजेंस की, बच्चों की नॉलेज की। बट जब हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से बात करते हैं तो ये देखते हैं कि हर किसी का नॉलेज क्रिएट करने का भी तरीका अलग होता है और उसी तरीके से एक टीचर को फैसिलिटेट करना चाहिए। बट जब हम असेसमेंट करते हैं तो हम लोग एक क्वेश्चन पेपर उसके आगे थमा देते हैं कि राइट दिस आंसर इन दिस प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, और उसी से हम लोग देखते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आया, वो कितना इंटेलिजेंट है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि और कौन से असेसमेंट मेजर्स हो सकते हैं जो हम लोग इस अप्रोच से दिखते हैं। अच्छा सवाल आपका है, बहुत अच्छा सवाल है कि हम इसको एक पेडागोजी के तौर पर पढ़ाते हैं तो बड़ा अच्छा भी लगता है, स्टूडेंट्स की लर्निंग भी होती होगी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स वी फाइंड इट डिफिकल्ट, क्योंकि जो हमको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सेट करना है, क्वेश्चन पेपर कैसा होना है, तो कहीं ना कहीं हम ट्रेडिशनल मोड पर चले जाते हैं। तो जाहिर है कि हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, और अपने लेवल पर जरूरी नहीं कि जो कभी कभी होता है कि आप बहुत ज्यादा रेडिकल होकर के जब आप काम करते हैं तो वो काउंटर प्रोडक्टिव रहता है। तो अपने लेवल पर विद इन क्लासरूम आप देखिए, अपने लेवल पर असेसमेंट की करते रहिए। जब आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते पढ़ाते असेसमेंट कर लीजिए विदाउट गिविंग एनी रिगार्ड टू व्हाट इज द प्रैक्टिस, स्कूल प्रैक्टिस इन सेटिंग द क्वेश्चन पेपर एंड ऑल। तो आप ये एक्सपेरिमेंट एक टेंटेटिव तौर पर एक्सपेरिमेंट कीजिए, ये एक्सपेरिमेंट ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस आप ये देखिए कि जो चीजें हमने की हैं, बताई हैं आपको, और ये जो आप विजुअलाइज करते हैं कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम के तहत कि बच्चों की असेसमेंट कैसे करें, तो अगर अपने लेवल पर क्लास विद इन क्लासरूम डोमेन अगर आप करते हैं तो आपको लगेगा कि वो कितना यूजफुल है। ठीक, ओके सोनाली, आपका लास्ट क्वेश्चन। मेरे ख्याल से वक्त काफी हो रहा है, उसके बाद हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। सोनाली, गो अहेड। Good evening, sir. Thank you so much for this beautiful session. My question is, sir, constructivist approach जो हमारी होती है उसमें तो कभी हम outcomes define कर ही नहीं सकते क्योंकि हर बच्चे की अपनी समझ होती है। तो NCERT ने पहले ही learning outcomes कैसे define कर दिए हैं? यानी यहाँ एक बहुत क्लियर कॉन्ट्राडिक्शन चलता है कि हम चाह भी रहे हैं बिहेवियर में मॉडिफिकेशन, परमानेंट चेंज की बात करते हैं, फिर हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं जहां लर्निंग बाय डूइंग होती है। तो सर कौन सी अप्रोच कब लेके चला जाए, ये सारे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं सामने में, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं और ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी है प्रैक्टिकल, वो बहुत डिफरेंट हो जाती है यहाँ जाके। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर माइकल एप्पल को अगर आपने पढ़ा होगा करिकुलम में, आइडियोलॉजी एंड करिकुलम, तो इट वाज माइकल एप्पल हु फर्स्ट सजेस्टेड कि कोई भी जो प्रोग्राम होता है उसके सक्सेसफुल होने में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, हर प्रोग्राम का अपना ऑब्जेक्टिव, जैसे बीएड आप कर रहे हैं तो बीएड का अपना ऑब्जेक्टिव होना चाहिए।
लर्निंग आउटकम होना चाहिए, लेकिन प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव और जो लर्निंग आउटकम है उसके अलाइनमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है लर्निंग बिहेवियर। हर इंडिविजुअल का जो लर्निंग बिहेवियर है उसको हमको डॉक्यूमेंट करना है। We should take the learning behavior of each and every individual into cognizance or into consideration while deciding the learning objective. ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी ने हवा में कर लिया, उन्होंने जाहिर की पूरी पॉपुलेशन तो नहीं ली, लेकिन सैंपल बेस्ड स्टडी करने के बाद रिसर्च बेस्ड उनकी अपनी एनालिसिस थी, तो जनरलाइज करके उन्होंने जो मोटा मोटा हर लैंग्वेज का अलग, मैथमेटिक्स का अलग और सोशल साइंस में अलग अलग, ज्योग्राफी का अलग लर्निंग आउटकम उन्होंने। तो जब उन्होंने लर्निंग आउटकम की बात की तो वो एक कहीं ना कहीं वो फील्ड स्टडी थी, भले ही छोटे सैंपल पे स्टडी थी, और उसको जनरलाइज किया जा सकता है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं एक रिसर्च का बेस था। बात आपकी सही है कि वो जरूरी नहीं कि उसका इम्प्लीकेशन बिल्कुल 100% जो है बिल्कुल सही रहे, लेकिन हाँ उसके पीछे कहीं ना कहीं रिसर्च बेस जरूर था। थैंक यू सो मच अर्शद साहब। एक दो सवाल मैं चाहता हूँ मैं भी कर लूँ ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट। सबसे पहले मैं अर्शद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इतने कम वक्त में इतनी समझ बनाई है कॉन्स्ट्रक्टिविज्म की कि उसके तीनों पर्सपेक्टिव पे चर्चा हो गई, कॉग्निटिव, सोशल, रेडिकल, उसके बाद 5 E's, 7 E's, रोल ऑफ टीचर, उसके बाद जो मेरे जहन में कुछ सवाल आ रहे हैं जो हमारे स्टूडेंट्स ने भी रखे कि करिकुलम हमारा कुछ और कह रहा है, एग्जामिनेशन सिस्टम कुछ और चाहता है, तो ये हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं टीचर्स की, ये कौन डिटरमिन कर रहा है? ये कंस्ट्रक्टिविज्म डिटरमिन कर रहा है या हमारी कुछ चीजें हमारे सिस्टम में हैं जो ये तय कर रही हैं कि हमारी एक्चुअल में क्लासरूम प्रैक्टिसेस क्या होंगी? या दूसरा सवाल ये कि ये बैरियर्स कौन से हैं जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को अप्लाई करने में हमें रोकते हैं? वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो चाहते हुए भी स्टूडेंट्स के और टीचर के कि हम करें, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं? इसके बारे में कुछ थोड़ी सी रोशनी अगर आप डालें। तो पॉसिटी ऑफ टाइम जो है, वक्त की कमी है, और जी एवरीबॉडी इज इन हरी, और वो जो एक कंस्ट्रक्टिविज्म में दरअसल सुकून चाहिए, बहुत इत्मीनान से। और अगर जो ऑल्टरनेट स्कूलिंग की जो बात की गई है, अगर ऋषि वैली में आप जाएं या मदरसा स्कूल या कुछ दूसरे स्कूल जो बहुत आइडियल किस्म के हैं, जहाँ टीचर्स और स्टूडेंट्स सब फुर्सत में है, तब तो ये अप्रोच काफी यूजफुल है। लेकिन इस मैंने आपको बताया कट थ्रोट कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर आप उम्मीद करें कि बहुत हरीडली कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यूज की जाए एक रिचुअल के तौर पर, तो जाहिर है कि उसको यूज कर पाना इफेक्टिवली मुमकिन नहीं। अर्शद साहब, जो एक लर्निंग विदाउट बर्डन जो प्रोफेसर यशपाल साहब उसके चेयरपर्सन थे, और उसमें इस बात पे भी जोर दिया गया कि हम करिकुलम में इतनी इंफॉर्मेशन रख देते हैं कि उन इंफॉर्मेशन को रटना या उस कोर्स को कंप्लीट करने में टीचर लग जाता है, और वो इस वजह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को खुद भी एंजॉय नहीं कर पाता और हमारे स्टूडेंट भी महरूम रह जाते हैं। तो ये जो दुविधा में टीचर रहता है उसको करना क्या चाहिए? मतलब वो जैसे मैं अक्सर मेरा कोर्स कभी कंप्लीट नहीं होता, और मुझे लगता है आपका भी नहीं होता होगा, जिस तरह की आपकी अप्रोच है और जिस तरह का आपका बिलीफ सिस्टम है। तो इसका क्या रास्ता निकालें कि सही मायनों में हम वो करें क्लास के अंदर जिससे विजडम आए, जिससे स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। और ये जो मेमोराइजेशन वाला जो आपने बैंक वाली बात बताई कि हम आके टेप रिकॉर्डर की तरह बोलना शुरू करते हैं और बच्चा लिख ले, और कई मर्तबा बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को भी पसंद करते हैं कि हमें बिल्कुल टू द पॉइंट आके बता दिया जाए, और वो ऐसे टीचर को पसंद भी करते हैं क्योंकि उनको उसी कॉन्टेक्स्ट में अपने पेपर में लिखना है। एक एग्जामिनेशन भी हमारा डिक्टेटर है, वो तय करता है हम पढ़ाएंगे कैसे और स्टूडेंट कैसे सीखेगा। तो ये जो इशू है, ये कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा रटना और उसको एग्जाम में जाके लिखना, चाहे वो सीटेट का एग्जाम देना है चाहे वो है, तो मैं देख रहा हूँ कि कभी कभी काफी तादाद है ऐसे स्टूडेंट की जो ऐसे टीचर को पसंद करते हैं जो सही मायनों में वो नहीं कर रहा जो उसको क्लास में करना चाहिए, जबकि वो कंटेंट बाहर अवेलेबल है, वो बच्चे रीड कर सकते हैं। तो इसका कोई रास्ता निकल सकता है कोई? अगर होता क्या है कि अगर जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है,
होता क्या है कि हमारा जो फोकस होता है वो ये कि A to Z जितना सिलेबस है उसको कंप्लीट करना, जो कंटेंट हमको जो है ट्रांजैक्ट करना है वो करना ही करना है, और विदाउट लुकिंग इनटू द स्पिरिट ऑफ द कंटेंट which should be transacted with that particular spirit, तो वो स्पिरिट कहीं ना कहीं मिसिंग होती है और हम बहुत हरीली उसको ट्रांजैक्ट करते हैं। मैं इफेक्टिव टीचर की बात क्यों कर रहा था कि हम सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर जो सोच है, और वो सोच भले ही हम 4 टॉपिक हमने कवर किया, लेकिन 4 टॉपिक के साथ हमने एक सोच बच्चे के अंदर पैदा की। अब वो इंडिपेंडेंट लर्नर होकर के बाकी टॉपिक्स खुद अच्छी तरीके से पढ़ के कर सकता है, हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं हमको एक, अगर फॉर एग्जांपल लैंग्वेज में बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि वो लैंग्वेज कहाँ बैरियर बन रही है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। सिमिलरली अगर ज्योग्राफी या हिस्ट्री या साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री का कोई बच्चा है और वो कहीं स्ट्रगल कर रहा है, तो हमको ये देखना, आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी जगह पर स्ट्रगल कर रहा है, ताकि हम उसको वो इंटरवेंशन हम प्रोवाइड कर सकें जो उसके लिए एक ड्राइविंग फोर्स का काम करे, वो आगे बढ़ जाए और खुद इंडिपेंडेंट लर्नर बन जाए। हमारा मकसद शायद कभी नहीं होता कि बच्चे इंडिपेंडेंट लर्नर बने, हम कहते तो हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट लर्नर बनाने के लिए जो प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, शायद हम वो कर नहीं पाते, या वो हमारे अंदर वो सलाहियत नहीं है। ये सलाहियत जरूर है कि हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको इंडिपेंडेंट लर्नर कैसे बनाना है, उनके अंदर वो सोच कैसे जागृत करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा मेहनत से कर दिया जाए तो आगे तो बच्चा कर लेगा। लेकिन वही बात है जी, अर्शद साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही कि लर्निंग टू लर्न, कि वो इंडिपेंडेंट लर्नर बने, क्योंकि जो 1000 साल में जितनी नॉलेज क्रिएट करता था इंसान, वो शायद अब 10 दिन में होने लगी है। और अगर वो एक अच्छा लर्नर नहीं बना तो शायद उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जिसकी हम बात कर रहे थे, मल्टीटास्किंग, एडजस्टमेंट इन द सोसाइटी। आखिर में एक सवाल छोड़ देते हैं, जैसा कि अर्शद साहब ने जिक्र किया कि बिहेवियरिस्ट को क्रिटिसाइज करके कंस्ट्रक्टिविज्म आया, तो हमारे जो स्टूडेंट और व्यूवर्स हैं वो कंस्ट्रक्टिविज्म की लिमिटेशंस, चैलेंजेस, इन पर गौर करेंगे और डीकंस्ट्रक्ट करेंगे कंस्ट्रक्टिविज्म को, और उस पर सोचेंगे, गौर करेंगे, और शायद जब वो प्रैक्टिस में आएंगे तो वो शायद कोई और नई अप्रोच हमारे सामने लेके आए जो एक तवाजुन, बैलेंस रख पाए, और हम ज्यादा समझ भी दे पाए लोगों को, क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप कर पाए, और एक जो टाइम वाला इशू है वो भी हमारा रिजॉल्व हो पाए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अर्शद साहब। मैं अप्सरा से रिक्वेस्ट करूंगा, या मनीषा जी साथ होंगी वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करने के लिए। ओवर टू मनीषा जी, अप्सरा जी, आयशा सॉरी, आयशा जी मेरे ख्याल से वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट। Thank you, sir. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Warm and cherished evening to all my to our most valued honorable speaker, Dr. Arshad Ikram sir, our principal, Dr. Muhammad Zamir sir, organizing committee, my fellow colleagues, our participant, and everyone. On behalf of Dr. Aisha Islam, coordinator of the program, and the entire fraternity of the SCRT, first of all, my sincere thanks to Almighty God for making today's event, our lecture series, a grand success. By His blessing and grace, we are able to make the event what it was. On the behalf of SCRT, I give a really heartfelt vote of thanks to our speaker, Dr. Arshad Ikram sir. Aisha ji, mic off hai. No, ma'am, perfectly audible. To spend his busiest time to gracing our extension lecture series. Today we had the great opportunity to hear your thoughts, and this is definitely encouraging us in our future events. Your thought have enlightened us, our mind, and shows us a new path. And a special mention to our venerable principal, Dr. Muhammad Zamir sir, being the catalyst that inspired us to do our best and stand as a pillar of power with a deep sense of appreciation.
Viewers and my dear participants, you know this type of incident cannot happen overnight. The wheels start moving about a week ago. It requires a planning and a bird's eye for details. We have been fortunate to be supported by a team of very active and dedicated fellows of our organization who are well versed in their job. A special thanks to you team. I want to thank the people who worked behind the scene to execute this lecture series. That is our technical arrangement team. A special thank to you also. Finally, our sincere gratitude goes to our all participants. Thank you very much for joining this lecture series, and thank you all.